ये कहानी जेनोस नाम के एक हीलर की है जिसे उसके पार्टी मेंबर्स ने अपना काम होने के बाद बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करके उसको पार्टी से निकाल दिया होता है और उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जेनोस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हीलर है जो कि सिर्फ हीलिंग ही नहीं बल्कि बाकी के भी बहुत सारे मैजिक्स को जानता है। यहाँ तक जेनोस को खुद भी पता नहीं होता कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे हमें हर्जेत किंगडम को दिखाया जाता है जिसे हीलर्स की वजह से जाना जाता है। इस किंगडम में हीलर को टॉप लेवल की प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ रॉयल हॉस्पिटल में काफी सारे हीलर जमा होकर हीलिंग का एजुकेशन लेते हैं, फिर लाइसेंस को ऑन करते हैं और अपनी हीलिंग की जर्नी को चालू करते हैं। अगर कोई हीलर इंजरी को हील कर पाता है तो उसे थर्ड ग्रेड का हीलर कहा जाता है। जो पूरे बॉडी को हील कर सकता है उसे थर्ड ग्रेड का हीलर कहा जाता है और जो अपनी हीलिंग पावर का यूज करके दुनिया में शांति बना लेता है उसे फर्स्ट ग्रेड का हीलर कहा जाता है। पर यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जेनोस, इसने हीलिंग का कोई एजुकेशन नहीं लिया होता, इसने खुद से ही हीलिंग को सीख लिया था। जेनोस के पास हीलिंग करने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो अंडरग्राउंड होके अपना काम करता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें लिली नाम की एक एल्फ को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग में जेनोस के लिए टी बनाती है। तभी जेनोस यहाँ पर आ जाता है और वो लिली को गुड मॉर्निंग कहता है। लिली कहती है जेनोस मैंने तुम्हारे लिए टी बना दी है। जेनोस उसे थैंक यू कहता है। तभी जेनोस देखता है कि रोज के खाने में यूज किया जाने वाला हर्ब्स बस एक ही रह गया होता है। जेनोस लिली से कहता है कि वो हाउस कॉल की वजह से बाहर जा रहा है, वो शाम तक घर आ जाएगा। लिली कहती है कि ठीक है, तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर बना दूंगी। आगे जेनोस के जाने के बाद लिली डिनर बना रही होती है। तब ये इसी घर में रहने वाली एक वृद्ध, इसका नाम कार्मिला है, वो लिली के पास आ जाती है। लिली उसे कहती है अभी तक डिनर रेडी नहीं हुआ है, जरा देखो तो क्या बात है, मुझे तुम्हारी कुकिंग हमेशा से बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। हाँ, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। एक दिन मैं जेनोस की वाइफ बनने वाली हूँ तो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ टेस्टी कुक करते रहना होगा। तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर हो। तो चलो, मुझे लगता है कि मैं अपने रूम में अभी आराम कर सकती हूँ। तभी जेनोस से मिलने के लिए यहाँ पर जोफिया नाम की एक लड़की आ जाती है। लिली उसे बताती है कि जेनोस हाउस कॉल की वजह से बाहर गया है। ठीक है, उसके आने तक मैं यहीं पर उसका वेट कर लेती हूँ। इसके बाद लिंगा और लोवे नाम की दो लड़कियाँ जेनोस से मिलने के लिए आ जाती है। लिली अपना डिनर बना रही होती है। आखिर में वो इस ल्यू को लेती है। चलो, अब बस ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालना रह चुका है। लिली इसे खाने में डाल देती है। इसके बाद वो सबसे कहती है कि जेनोस के आने के बाद हम सभी डिनर करेंगे, क्या तुम सभी ज्वाइन होने वाले हो? सभी डिनर करने के लिए रेडी हो जाती है। वैसे भी इनको लिली के हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आगे लिली को याद आता है कि उसे सूखे हुए कपड़ों को निकालना है। जाते हुए उन सभी से कहते हैं कि प्लीज पॉट पे नजर रखना, ठीक है? इन सभी को खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। खाने की टेस्टिंग करने के लिए लिंगा और लवे आ जाती है। लवे फूड को चखती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। इसके बाद लिंगा भी बाइट लेती है। हम देखते हैं कि दोनों टेस्ट करने के बहाने लगातार ही फूड को खाए जा रही होती है। जोफिया इनसे कहती है लिली तुम दोनों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी। तभी जोफिया को भी खाने से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो कहती है बस मैं सैंपल के लिए थोड़ा सा चख लेती हूँ, फिर मुझे भी पता चल जाएगा कि सेंसी को क्या खाना पसंद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली ने सारे कपड़ों को समेट लिया होता है। वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती है और वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ जेनस जल्दी घर आ जाए। यहाँ पर हम देखते कि इन तीनों ने मिलकर पूरे खाने को खत्म कर दिया होता है। ये तीनों समझ जाती है कि भाई अब इन लोगों ने गड़बड़ कर दी है और अपने आप को बचाने के लिए ये एक दूसरे पे ही इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुमने ज्यादा खाना खा लिया। तभी जोफिया कहती है कि हम फिर से इंग्रेडिएंट्स का यूज करके खाने को बना लेते हैं। लेकिन लिली यहाँ पर आ जाती है और वो देख लेती है कि इन लोगों ने क्या कांड कर दिया है। वो इनसे कहती है क्या तुम लोग एक्सप्लेन करोगे तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? ये तीनों कह रही होती है कि इनको खाने से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी तो ये लोग खाने को चखने से खुद को रोक नहीं पाए। लिली बड़ी दुखी आवाज में कहती है मैं सच में होप कर रही थी कि हम सभी एक साथ डिनर करेंगे। ये सुन के ये सभी लिली से माफी मांगने लगते हैं और आगे कहने लगते हैं कि वो लिली को फिर से डिनर बनाने में हेल्प करेंगे। लिली कहती है कि बस अगर हमारे पास जरूरी इंग्रेडिएंट्स होते तो हम बना पाते। लेकिन तभी यहाँ पर कार्मिला आ जाती है। उसने इनके सारी बातें सुन ली होती है। वो बड़े गुस्से में इन तीनों से कहती है लिली ने बनाए हुए डिनर को मैं खाने वाली थी। अरे तुम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ खा लिया। हाँ, लिंगा बहुत ही ज्यादा पैनिक होकर कार्मिला के सामने झुक जाती है और वो बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगती है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? शायद से मैं देख सकती हूँ कि स्टेव फ्लेवर के साथ वाली सोल की टेस्ट कैसे लगती है। ये सुनते लिंगा उन तीनों को भी यहाँ पर लाती है और कार्मिला से माफी मंगवाती है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगती है। तभी पीछे से लिली कहती है अरे हाँ, इंग्रेडिएंट्स, अगर तुम लोग मुझे जरूरी इंग्रेडिएंट्स ला के देती हो तो मैं फिर से खाने को बना सकती हूँ। लिली तुम्हें जो भी चाहिए वो लिंगा तुम्हें ला के देगी। लिली समझो कि तुम्हारा काम हो गया। हाँ, मैं भी तुम्हें जो चाहिए वो मैं सब कुछ ला दूंगी। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए तुरंत ही निकल जाती है। बस एक ही हर्ब बच गया था। क्या तुम्हें उन लोगों पे गुस्सा नहीं होना चाहिए था? मैं उन पे उतने भी गुस्सा नहीं हूँ। लिली तुम जल्दी माफ कर देती हो। अगर मेरे साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो अब तक मैं उन पे कर्स लगा देती। अब मैं बड़ी हो
चुकी हूँ। प्लस मुझे अच्छा लगता है कि जब हम सभी साथ होते हैं। पता नहीं जेनोस अपना काम करके जल्द आएगा या नहीं। आगे हम जेनोस को देखते हैं जो कि स्ट्रीट पे चल रहा होता है। चलते समय उसे एक इंजर्ड डेमी ह्यूमन गर्ल दिखती है। उसको देख के जेनोस समझ जाता है कि उसे कुछ तो प्रॉब्लम है। आगे हम देखते हैं कि लड़की इस बंदे की स्लेव होती है। वो इस लड़की से कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? हाँ, आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ? अब तक तुम कहाँ थी? हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए मैं हॉस्पिटल में गई थी, पर मेरे पास कोई भी पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने मुझे चेक भी नहीं किया। लेकिन हम देखते कि भाई इस बंदे को इससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की को पकड़ के अपना काम करवाने के लिए ले जा रहा होता है। जेनोस ने ये सब कुछ देख लिया था। आगे बंदा लड़की को एक ग्रेव पे पटक देता है। ग्रेव के अंदर की सोल लड़की के अंदर जा रही होती है। तुम्हारी जैसी बेकार डेमी ह्यूमन के लिए ये बेकार ग्रेव बढ़िया है। सोल पूरी तरीके से लड़की के अंदर चली जाती है और उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। चलो उठो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें इन ग्रेव में से एक बना दूं? हाँ, ऐसा कह के ये बंदा लड़की के पेट में एक जोरदार किक मारता है। बेचारी लड़की को और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। हाँ चलो अपना नाटक बंद करो और जल्दी से कुछ वैल्यूएबल ढूंढो। ये क्या अभी क्या तुम बोल भी नहीं पा रही? हाँ, लानत है, तुम किसी भी काम की नहीं हो। मैं अभी जा रहा हूँ, अगर तुम कुछ अच्छा अर्न कर पाई तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। तभी वो लड़की अचानक से उड़ जाती है। बंदा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे वो पीछे देखता है वो लड़की बंदे के पेट में अपने पंजे से अटैक कर देती है। खून है तुम्हें, आखिर ये क्या हो गया है? तुम ये क्या कर रही हो? हमें पता चलता है कि इस लड़की के अंदर जो सोल गई थी उसने इस लड़की की बॉडी को पजेस कर दिया है। लड़की अपने अगले अटैक के लिए रेडी हो जाती है। बंदा तुरंत ही भागने लगता है। तभी जेनोस भी यहाँ पर आ जाता है। बंदा जेनोस से कहता है, मेरी स्लेव पागल हो चुकी है और वो मुझ पर ही अटैक करने लगी है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हें देख के मुझे पता चल गया था कि तुम खुद गर्ल्स इंसान हो। अरे वो देखो, वो यहाँ पर आ रही है। जेनोस देखता है कि इस लड़की की बॉडी को सोल ने पूरे तरीके से पजेस कर लिया है। वो बंदे से पूछता है कि उसने लड़की के साथ आखिर किया क्या? बंदा कहता है, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत फार्मिंग। अभी ये सब छोड़ो, मेरे इन घाव को देखो, मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। अगर तुम उसका कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ। लड़की अटैक कर देती है। जेनोस बंदे को बचा लेता है। लड़की जेनोस पे कुछ पत्थर मारती है पर जेनोस उनको बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। ये सब देख के ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो जेनोस से कहता है कि सुनो, अगर तुम उस लड़की को खत्म करते हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर क्यों? मेरा जॉब लोगों को खत्म करना नहीं है। ये सब बकवास बंद करो, वो बस एक स्लेव है, मैं कभी भी एक स्लेव को परचेज कर सकता हूँ। तभी जेनोस को अपना पास्ट का एक इंसिडेंट याद आता है जो शायद से वो लोगों को बचा नहीं पाया होता। वो बंदे से कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी कोशिश करके जिसे बचा सकता हूँ उसे बचाने का ट्राई करता हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर तुम हो कौन? मैं एक हीलर हूँ। लड़की बड़े से पत्थर को उठा के जेनोस पे पटक देती है। जेनोस अपने पंच में मैजिक पावर को लाता है और एक ही पंच में पत्थर के टुकड़े कर देता है। ये देख के बंदा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। नामुमकिन, आखिर कौन सा हीलर ऐसा कर पाता है? आगे लड़की बहुत ही तेजी से जेनोस के आसपास घूमने लगती है। हालांकि जेनोस उसके सारी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, एक डेमी ह्यूमन होने के नाते ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी लड़की बहुत ही तेजी से जेनोस पे अपने पंजों से अटैक कर देती है और वो अपनी शील्ड को लगा के अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही शील्ड का यूज करके वो लड़की को दूर पटक देता है। लड़की अपने कॉन्शियसनेस में आ गई होती है। जेनोस उसके पास आता है। चिंता मत करो, मैं तुरंत ही तुम्हें हील कर दूंगा। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं और इसे सहन नहीं कर सकती। जेनोस अपने हाथ को आगे लाता है जिसे लड़की बाइट करती है। उसके बाद जेनोस अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके लड़की के अंदर से उस सोल को बाहर निकाल देता है और साथ ही लड़की पूरी तरीके से हील भी हो जाती है। लड़की बेहोश हो जाती है। आगे जेनोस इस सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या बात है, उसने टूटे हुए पैर को तुरंत ही हील कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम सच में एक हीलर ही हो ना? हाँ मैं हूँ। तो मुझे बचा लो। एक्चुअली आज का मेरा काम करने का समय हो चुका है। क्या तुम कल तक रुक सकते हो? क्या कल? तब तक तो मर जाऊंगा। मुझे आप भी हील करो। अभी हाँ, इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। बंदा कॉइन से भरे हुए एक पाउच को निकालता है। इतना इनफ होगा है ना? ओए, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। क्या इतना काफी नहीं है? पर मार्केट रेट से तो ये काफी ज्यादा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई हीलर इतना ज्यादा कॉस्ट करके किसी को ठग सकता है? बात ऐसी कि मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, तो मेरे ऊपर ये सब लागू नहीं होता। क्या एक अंडरग्राउंड हीलर? क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है? हाँ, ये एक अंडरग्राउंड गिग है। जैसे तुम अभी ग्रेव रॉबिंग कर रहे थे ना। क्या ग्रेव रॉबिंग तुम्हारा मतलब क्या है? वही जिसे तुमने फार्मिंग कहा था। खैर, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हिल करूं तो मुझे वो लड़की चाहिए। वो स्लेव? हाँ ले लो, तुम्हें उसके साथ जो करना है कर लो। इनकी डील यहाँ पर हो जाती है। जेनोस बंदे को हिल कर देता है। ये बंदा जेनोस को लड़के का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और यहाँ से निकल जाता है। आगे थोड़ी देर बाद लड़की उड़ जाती है। वो जेनोस से पूछती है, तुम कौन हो? मेरा नाम जेनोस है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हारे नाम को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? हाँ, मेरा नाम टिल है। क्या सच में तुमने मुझे खरीद लिया है? हाँ, चलो अब अपने कपड़े उतारो। ये सुन के टिल
थोड़ी सी पैनिक हो जाती है। मैंने तुमको काफी भारी कीमत पे खरीदा है, मुझे चेक करना होगा कि तुम गुड कंडीशन में हो। टिल अपने कपड़े उतार देती है। जेनोस टिल को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि टिल के बाइल डक्ट में एक गैलास्टोन है, जिसकी वजह से टिल को सूजन हो चुकी है। टिल को देखने के बाद ही जेनोस ने नोटिस कर लिया था कि उसको कोई तो प्रॉब्लम है, इसलिए उसने उसको फॉलो किया था। जेनोस हीलिंग मैजिक का यूज करके टिल के बॉडी में से पत्थर को बाहर निकाल देता है और उसको तोड़ देता है। अभी आपने ये क्या किया? मैंने तुम्हारी बॉडी में से स्टोन को निकाल दिया और तुम्हारे बैकअप को फिर से क्लोज कर दिया। कोई इंचार्टेशन नहीं, कोई मैजिक सर्कल नहीं, यहाँ तक कोई ओपनिंग का ट्रेस तक नहीं। कोई भी हीलर ये कर सकता है? नहीं मास्टर, कोई भी हीलर ऐसा नहीं कर पाता। मुझे ठीक करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि थैंक्स काफी होगा? हाँ, आपके स्लेव होने के नाते मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो चलो मुझे बताओ कि ये कहाँ मिलेंगे। हम देखते हैं कि जेनोस टिल से हर्ब्स की लोकेशन पूछ रहा होता है। टिल जेनोस को काफी सारे हर्ब्स के प्लांट के पास ले आती है। जेनोस टिल का थैंक्स कहता है। टिल कहती है कि मास्टर, थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आप मुझसे बस इतना ही चाहते थे? मुझे लगा था कि आप कुछ और भी करना चाहते हैं और वो करने के लिए मैं तैयार भी हूँ। नहीं, तुमने तुम्हारा जॉब कर दिया है। इस लीव्स को मैं अपने आप से कभी भी नहीं ढूंढ पाता। पर मास्टर, ये तो बस नॉर्मल से लीव्स है। इनको ढूंढने में जो तुमने मेरी हेल्प की है उसकी वैल्यू इक्वल है जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है। अब से तुम्हारी लाइफ तुम्हारी खुद की है। जेनोस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। क्या अब से मेरी लाइफ मेरी खुद की है? पर मैं क्या करूंगी? मुझे पता तो नहीं है, पर अब मैं कोई स्लेव नहीं हूँ, तो मैं खुद जाके ढूंढूंगी और जब मैं ढूंढ लूंगी मैं आपको आके बताऊंगी जेनोस, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। टिल अगर कभी भी तुम्हें चोट पहुंचे तो मेरे पास आ जाना, हालांकि ध्यान रखना कि उसके लिए मैं चार्ज लूंगा। जेनोस यहाँ पर घर पर आ जाता है। लिली उसका वेलकम करती है और उसे बता दी कि डिनर अभी तक के रेडी नहीं हुआ है। तब ये तीनों भी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को लेके आ जाती है। जेनोस को यहाँ पर देख के ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रही हो? से आपका नाम पूछना ही ठीक होगा। काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद लिली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जेनोस किचन में आ जाता है। तभी कार्मिला जेनोस से कहती है, लगता है तुमने आज काफी मजे किए हैं। हाँ, जैसे कि तुमने कुछ देखा ही नहीं होगा। मैंने सेंस किया कि तुम आज एक नई लड़की से मिले। मजाक मस्ती बंद करो। जेनोस, सभी ने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लाए हैं कि मैं बहुत सारा खाना बना सकती हूँ। सच्ची, मुझे ये सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा। लिली आगे हमें जेनोस के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उसके पार्टी ने उसको निकाल दिया होता है। पार्टी का लीडर एस्टन जेनोस को एक गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है, ये गोल्ड कॉइन है, इसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी देखा नहीं होगा। तुम्हारे जैसे जोकर के लिए ये रिवॉर्ड है। एस्टन, ये तुम क्या कर रहे हो? जेनोस, तुमने हाल ही में कुछ भी नहीं किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारी अभी कोई जरूरत नहीं है हमें, लेकिन मैंने तो लगातार काम किया और मुझे लगा था कि तुमने मुझे अपना दोस्त कहा था। ये सुन के सभी पार्टी मेंबर जेनोस पे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। एस्टन कहता है, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। अभी हम स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, हमारी पार्टी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तुम्हारे जैसे कचरे की इस पार्टी में अब कोई भी जगह नहीं है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि मैं वहाँ पर था। चुप हो जाओ। अपने खुद के सीखे हुए उस घटिया हीलिंग मैजिक से अपने आप को क्रेडिट देने का ट्राई भी मत करना। अब निकलो यहाँ से। और हाँ, अपने इस घटिया मुंह से बाहर कभी भी किसी से ये मत कहना कि तुम कभी गोल्डन फिनिक्स के मेंबर थे। जेनोस यहाँ से निकल रहा होता है। सभी उस पे बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। आगे हमें यहाँ पे स्ट्रीट पे लिली को दिखाया जाता है, जिसे एक लड़की और एक आदमी ने पकड़ा होता है। लड़की कहती है, तुम्हें पता है ना कि एल्फ कितनी ज्यादा रेयर होती है, उसे जोर से पकड़ रखो। एल्फ गर्ल, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अब तुम यहाँ से बच के जाने वाली हो। लिली इसके अंडे पे एक किक मार देती है और तुरंत भागने लगती है, लेकिन ये बंदा तीर से लिली के पैर पर अटैक कर देता है और लिली नीचे गिर जाती है। बंदा लिली को पकड़ लेता है। लिली उसके हाथ को जोर से काटती है। बंदे को काफी ज्यादा दर्द हो जाता है और वो हड़बड़ी में लिली को डैगर से स्टैब कर देता है। बेवकूफ कह के तुमने इसे स्टैब क्यों कर दिया? वो गड़बड़ी में उससे हो गया। इनकी आवाज सुन के जेनोस यहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि लिली के पेट में से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। तुम लोगों ने उस बच्चे के साथ क्या कर दिया? तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमसे बिलोंग करती है। ठीक है, मैं इससे तुमसे खरीदता हूँ। हाँ क्यों नहीं, बढ़िया है, अब ये तुम्हारी हुई। लड़की कॉइन को लेके यहाँ से निकल जाती है। जाते हुए वो कह रही होती है कि वो लड़की तो मरने ही वाली है, उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। जेनोस लिली के पास आ जाता है। लिली उसे कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, है ना, चिंता मत करो। इस जैसे डैमेज को हिल करना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। जेनोस लिली को हिल करने लगता है। अभी बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे तो अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा, मैं मर चुकी हूँ। मैंने तुमको ऑलरेडी हिल कर दिया है, तुम अब नॉर्मली बात कर सकती हो। हाँ, अरे मुझे तो बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा और गाँव भी चला गया। मुझे पक्का लगा था कि मैं मर जाऊंगी, मैं नॉर्मल कैसे हो गई? क्योंकि मैं एक हीलर हूँ और मैंने तुमको हील कर दिया। लिली रोने ही लगती है और वो जेनोस को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करने लगती है। जेनोस से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिली है, मेरी वजह से आपके पैसे, वो गोल्ड कॉइन जो मैंने उनको दिया है, उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या तुम एक फेमस हीलर हो? मेरा नाम जेनोस है, मेरे पास कोई भी हीलिंग का लाइसेंस नहीं है, मैंने खुद से ही हीलिंग मैजिक को सीखा है। वैसे तुम कहाँ पर रहती हो? मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तभी लिली के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। जेनोस समझ जाता है कि लिली को काफी ज्यादा भूख लगी है। ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ लिली दबा के खाना खा रही होती है।
और जेनोस बस उसको देख रहा होता है। लिली कहती है, जेनोस क्या तुम कुछ खाने नहीं वाले? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। जेनोस अपने मन में कहता है, सच बात ये कि मैं अभी पूरी तरीके से टूटा हुआ हूँ, पर इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। पहले मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या इसे ऑर्फनेज में डालना? नहीं, ऑलरेडी इसके साथ जो हुआ है वो देख के मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हूँ। जेनोस, वैसे तुम काम क्या करते हो? एक्चुअली मुझे अपने ओल्ड एडवेंचरर पार्टी ने निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मतलब तुम्हारा भी मेरी तरह सीन है। अभी के लिए मैं एक जॉब ढूंढने का सोच रहा हूँ। तब यहाँ पर एक इंजर्ड एडवेंचरर आता है। माफ करना, क्या कोई मुझे पानी दे सकता है? तुम्हारा हाथ, इसमें एक बुलेट होल है और एक बड़ा सा बर्न। इसका मतलब ये है कि तुम एक मैजिक गन से शूट हुए हो। हाँ, मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था और उसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया। तुम्हारा घाव ऑलरेडी काफी ज्यादा गहरा हो चुका है। इनकार्नेशन का यूज करके इसे प्रॉपरली हील किया जा सकता है। हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो ब्रो? जेनोस से हील कहता है और इस बंदे के घाव को पूरी तरीके से हील कर देता है। अबे यार, ये तुमने अभी क्या किया? तुम हो कौन? ये जेनोस है, ये एक अमेजिंग हीलर है। जेनोस? मैंने कभी भी ऐसे ऑसम हीलर का नाम नहीं सुना। बंदा जेनोस को कुछ कॉइंस देता है और थैंक्स कह के यहाँ से निकल जाता है। बंदे ने दिए हुए पैसे से जेनोस रेस्टोरेंट का बिल भर देता है। यहाँ जेनोस समझ जाता है कि अपनी हीलिंग की सर्विस दे के वो अर्निंग कर सकता है और वो एक हीलिंग क्लिनिक खोलने का सोच लेता है। साथ ही जेनोस ये भी समझ जाता है कि वो स्लम्स में रहता है तो उसे अपना काम शैडोज में रह के करना पड़ेगा, यानी वो एक अंडरग्राउंड हीलर होगा। यह सब सुन के लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि जेनोस, मैं भी तुम्हारी क्लिनिक में तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करूंगी। जेनोस पहले इसके लिए मना कर रहा होता है क्योंकि बिना लाइसेंस के क्लिनिक को चलाना यकीनन ये इलीगल है और कहीं इससे लिली को कोई परेशानी ना हो। पर लिली कहती है कि जेनोस, अब तुम मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। खैर, जेनोस वैसे भी लिली को कहीं छोड़ नहीं सकता तो उसे अपने साथ रख लेता है। आगे लेट नाइट में ये लोग क्लिनिक के लिए एक जगह ढूंढ रहे होते हैं। लिली कहती है, जेनोस, क्या तुम सच में यहाँ पर क्लिनिक चलाने का सोच रहे हो? मुझे तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि ये टाउन का अबांडेंट पार्ट है। मैं अंडरग्राउंड काम करने वाला हूँ तो मैं ओपनली नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी जगह परफेक्ट है। आगे बढ़ते हुए जेनोस को एक बड़ा सा घर दिख जाता है। जेनोस का ये पसंद आ जाता है और वो अंदर जाने का सोचता है, पर इस घर को देख के लिली बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। वो कहती है कि ऐसी जगह पे बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर पैदा होते हैं। जेनोस, अगर हमारे सामने कोई व्रेत आ गई तो हमारा खेल तो खत्म हो जाएगा। व्रेत वो क्या होता है? व्रेत वो स्ट्रॉन्गेस्ट अनडेड मॉन्स्टर होते हैं। वो नॉर्मल लोगों जैसे ही दिखते हैं पर वो आपको किल करके घोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद लिली अपनी मैजिक का यूज करके टॉर्च लाइट बनाती है। वाओ लिली, तुम मैजिक को भी यूज कर सकती हो। हाँ, बस सिंपल वाले हैं। ये लोग घर को देख रहे होते हैं तब यहाँ पर एक व्रेत आ जाती है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कार्मिला होती है। उसे देख के लिली बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो जेनोस को यहाँ से चलने को कहती है, पर जेनोस कहता है ये जगह एकदम परफेक्ट है। तभी कार्मिला अटैक कर देती है, पर जेनोस हीलिंग मैजिक का यूज करता है जिससे कार्मिला दूर हो जाती है और उसका कुछ हिस्सा भी गायब हो जाता है। जेनोस कहता है, अच्छा तो ये व्रेत है, मैंने तो इन जैसे हंड्रेड्स को एक साथ हराया है। हम देखते कि पास्ट में जब एस्टन को आगे कुछ गड़बड़ लग रही थी तो उसने जेनोस को अंडरग्राउंड लिब्रियंथ में भेज दिया था। तब नीचे जेनोस का काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर से सामना हुआ था और इनके खिलाफ लड़ने से जेनोस को पता चल गया था कि अनडेड मॉन्स्टर हीलिंग मैजिक से कमजोर हो जाते हैं। ये सब सुनने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मैंने सुना था कि अगर एक भी व्रेत का आपका सामना हो जाता है तो आपकी मौत तय है, फिर भी तुमने एक साथ 100 व्रेत का सामना किया। जेनोस कार्मिला से कहता है, माफ करना, आसपास रहने लायक बस यही एक ही जगह बची है। अगर हम यहाँ पर रहे इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, तुमने क्या कहा? चुपचाप से मेरे सामने सरेंडर करो। कार्मिला फिर से अटैक करने के लिए आ जाती है। जेनोस फिर से हीलिंग मैजिक का यूज करने लगता है। ये देख के कार्मिला रुक जाती है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, आज तक मेरे साथ किसी ने ऐसा नहीं किया। मेरे सर्वेंट्स आ जाओ और इन ह्यूमंस को खत्म कर दो। कार्मिला के सर्वेंट्स इनको घेर लेते हैं। लिली बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। क्या यार, मैं सब कुछ शांति से करना चाहता था लेकिन लगता है कि कोई भी रास्ता नहीं है। जेनोस हाई हील का यूज करके एक ही पल में सभी स्पेक्टर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? आखिर तुम हो कौन? कोई इम्पोर्टेंट नहीं, मैं बस एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और सच में मुझे माफ कर देना। हमें बस हीलिंग करने के लिए एक रूम और एक बेडरूम चाहिए। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर को तुम्हें जैसा यूज करना है कर लो, पर सेकंड फ्लोर मेरा है। इतना कहने के बाद कार्मिला सेकंड फ्लोर पे चली जाती है। चलो लिली, हमारा काम तो हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अभी खुश होना चाहिए या सैड होना चाहिए। अगले दिन हम देखते कि इन्होंने नीचे वाले फ्लोर की साफ सफाई करके इसे एक क्लिनिक बना दिया होता है। लिली कहती है, शायद से बाहर जाके मैं क्लिनिक की थोड़ी बहुत एडवर्टाइज कर दूं। हाँ, पर हमें अपने आप को ज्यादा विजिबल नहीं करना है, ठीक है? वरना रॉयल कैपिटल को हमारे बारे में पता चल सकता है। पर जेनोस, ऐसा ही रहा तो कोई पेशेंट तो आएगा ही नहीं। चिंता मत करो, वो आता ही होगा। तभी वो रेस्टोरेंट वाला बंदा यहाँ पर आ जाता है जिसे जेनोस ने हिल किया था। मुझे लगा ही था कि तुम आओगे। हाँ, तुम्हें कैसे पता था कि मैं आऊंगा? कोई ऐसा जिसे मैजिक गन का शॉट लगा हो। यकीनन वो कोई एवरेज बंदा तो नहीं होगा और ऐसे लोगों के नॉर्मल हॉस्पिटल में ना जाने के कई सारे कारण होते हैं। मेरा नाम जोंडे है। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बहन को भी ट्रीट कर दो। हम देखते कि ये जोफिया
होती है वो जेनोस से कहती है, मैंने सुना है कि तुम काफी इम्प्रेसिव डॉक्टर हो। एक शॉट लगने के बाद मेरा हाथ ऐसा हो चुका है। पक्का ये ऐसे मैजिक गन से हुआ है जिसके अंदर एक स्पेशल पॉइजन इफेक्ट हो। बुलेट अभी भी तुम्हारे हाथ के अंदर है जिससे आसपास का फ्लैश सड़ रहा है। हाँ, बस देखने से ही तुम्हें इतना कुछ पता चल गया। क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो? तुम्हारा हाथ ऑलमोस्ट फुल्ली डेड हो चुका है। पूरे शरीर में पॉइजन फैलने से पहले हाथ को निकाल देना बेटर होगा, जैसे कि मैंने सोचा था। चलो ठीक है, ये करने के लिए तुम्हें कितना पे करना होगा? 1 मिलियन वेन लगेंगे। ये सुन के ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जोंडो कहता है, क्या बस हाथ को निकालने के लिए तुम 1 मिलियन चार्ज कर रहे हो? जोंडे शांत रहो। सेंसे आप तो बड़े हार्ड निकले। क्या ये जानते हुए कि भी मैं जोफिया द टोर्नेडो हूँ? आपने मुझे ये प्राइस बताई? क्या तुम जोफिया द टोर्नेडो हो? मुझे नहीं लगा था कि मेरा पहला पेशेंट कोई बिग शॉट होगा। जेनोसा हमें बताता है कि जोफिया स्लम्स को चलाने वाली 3 बॉसेस में से एक है। ये लिजर्ड मैन की लीडर है, गरीबों की नायक जो मर्चेंट का सामान चोरी करते हैं और एक हिस्सा गरीबों में बांट देते हैं। सेंसे हाथ को रिमूव करने के लिए 1 मिलियन वेन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करने वाली वो? हाँ, सबसे पहले तुमसे ये किसने कहा है कि मैं तुम्हारे बस हाथ को निकालने वाला हूँ? यकीनन काटने से क्या ही होगा, मैं हाथ को रीजनरेट कर दूंगा। और रिग्रेशन करवाना ये काफी ज्यादा थका देने वाला काम है। मैं आगे से कभी भी फ्री में काम नहीं करने वाला, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई स्लम की बिग शॉट हो या कोई किंग। इस बार के बाद से तुम मुझे प्रॉपरली पे करना। तो तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने आज तक ऐसे किसी हीलर के बारे में नहीं सुना जो पूरे हाथ को फिर से ग्रो करवा दे। क्या दूसरे हीलर ऐसा नहीं कर पाते? क्या तुम सीरियस हो? जेनोस अपने मन में कहता है, मैंने कभी भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है तो मुझे स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जेनोस जोफिया से कहता है, अगर तुम रेडी हो तो चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट करते हैं। आगे जेनोस एक नाइफ को बनाता है। जोफिया पूछती है कि आखिर ये क्या है? ये माना से बनी हुई ब्लेड है, वेरी शार्प। मैं इसे जब चाहे तब कास्ट और डिस्पेल कर सकता हूँ। हाँ, मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना कि कोई हीलर ऐसा कुछ करता हो। सच में? तो फिर वो इंसिशन कैसे करते हैं? आगे जेनोस हील का यूज करके जोफिया के ऊपर वाली बॉडी को सुन कर देता है ताकि उसे कोई भी पेन ना हो। इसके बाद वो इन्फेक्टेड हैंड को काट डालता है। आगे हीलिंग मैजिक का यूज करके वो पहले बोन्स को बनाता है, उसके बाद नर्व्स, ब्लड वेसल्स और आखिर में स्किन को बना के एक न्यू हाथ को रीजनरेट कर देता है। जोफिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इस हीलिंग की प्रोसेस में जेनोस काफी ज्यादा थक जाता है। जोफिया कहती है, तुमने तो मेरे माइंड को ब्लॉक कर दिया, तुम्हारे जैसा हीलर मैंने आज तक नहीं देखा। तभी जोंडे यहाँ पर कार्मेला को देख लेता है और वो पूछता है कि वो कौन है? जेनोस बताता है कि वो होममेड व्रत है। ये सुनने के बाद जोंडे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम व्रत के साथ रहते हो? कार्मेला कहती है, हाँ, मुझे लगा था कि तुम फेल हो जाओगे और वो मर जाएगी। इतना कहने के बाद कार्मेला यहाँ से चली जाती है। जोफिया काफी ज्यादा हंस रही होती है। वो कहती है, सेंसे आप तो कमाल के साथ अजीब ही हो, मुझे आप पसंद आ गए। आशा करती हूँ कि मेरे लोगों को आपके पास भेजने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यकीनन वो सभी पे करेंगे। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉर्निंग में लिली ने सभी के लिए टी बनाया होता है। तभी कार्मेला चाय पीती है और उसकी जबान जल जाती है। वो तुरंत ही अपने फ्लोर पर निकल जाती है। आगे लिली जेनोस से पूछती है कि जेनोस, लिजर्ड मैन हमेशा इतने इंजर्ड क्यों होते हैं? प्रोबेबली ये किसी और ग्रुप के साथ फाइट करने की वजह से होता होगा। स्लम्स में 3 प्रकार के डेमी ह्यूमंस के लीडर्स हैं और उनकी फाइट ऑन गोइंग है। एक है लिजर्ड मैन, दूसरी द ऑर्क्स और तीसरी। तब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होने का आवाज आ जाता है। ये क्या हुआ? लगता है कि थर्ड ग्रुप खुद हमें यहाँ मिलने के लिए आया है। हम देखते कि थर्ड ग्रुप वाली लिंगा होती है। वो कहती है, तुम ही वो अंडरग्राउंड हीलर जेनोस हो, राइट? मेरा नाम है लिंगा, मैं वेयरवुल्फ की बॉस हूँ, ना लेना मुझसे पंगा, समझे? जेनोस हमें बताता है कि लिंगा अंडरग्राउंड में हर तरह की इलीगल गैम्बलिंग चलाती है। जेनोस लिंगा से कहता है, अभी क्लिनिक बंद है, वैसे मैं तुम्हें इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ इमरजेंसी की तुम्हें जरूरत है बच्चों। हम लिजर्ड्स को कितनी बार भी पीट रहे हैं लेकिन वो बार बार आते ही जा रहे हैं। मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और फिर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। जेनोस, हाँ, लग रहा है कि तुम काफी अच्छे हीलर हो। कुछ नहीं, मैं बस एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ जिसके पास लाइसेंस तक नहीं है। मैं यहाँ पर तुमको खत्म करने के लिए आई हूँ, फिर उन जोफिया के बंदों को कोई भी हिल नहीं कर पाएगा और फिर मैं उनको हरा दूंगी। जेनोस लिंगा को रोकने लगता है पर वो सुनती ही नहीं और वो उस पर अटैक कर देती है। हालांकि जेनोस अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और वो लिंगा के अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसका वेपन टूट जाता है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हाँ, ये क्या हुआ? तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। सुनो लिली, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है, जाके पीछे के रूम में मेरा वेट करो। ना मुमकिन, मेरा एक्स और तुम्हें जरा सा भी स्क्रैच तक नहीं पहुंचा। लिंगा अपने बीस्ट को जेनोस पे अटैक करने को कहती है। सभी जेनोस पे अटैक कर देते हैं लेकिन इनके अटैक से जेनोस को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। मेरी बात मानो और ये सब रोक दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं इस बिल्डिंग को ही तोड़ दूंगी। ये सभी बीस्ट घर के सामान को तोड़ने लगते हैं। तब यहाँ पर कार्मेला आ जाती है। उसको देखने के बाद लिंगा और उसके सारे बीस्ट की वाट लग जाती है। मेरे घर को डैमेज करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई? अब भुगतो। कार्मेला
रुक जाओ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो। क्लिनिक की बर्बादी देख के मैं भी थोड़ा सा गुस्सा हूँ, तो फिर इनको खत्म करने के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। कार्मिला, सेकंड फ्लोर तुम्हारा है, अगर ये लोग वहाँ पर कुछ करते हैं तो तुम उनके साथ जो करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन फर्स्ट फ्लोर क्लिनिक है और ये लोगों की जिंदगी बचाने के लिए है, ना कि खत्म करने के लिए। समझ गई, तुम बहुत ही ज्यादा पकाऊ हो। वैसे कार्मिला, मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे लिए गुस्सा हो गई। ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये मेरा घर है और हाल ही में ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है। खैर, इतना कहने के बाद कार्मिला यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर लिंगा हद से ज्यादा हैरान हो जाती है कि व्रेत ने जेनोस की बात सुनी। वैसे 20 लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन ये अपने ऊपर के जैसे वैम्पायर व्रेत से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। लिंगा अपने बीस्ट के साथ जेनोस के सामने झुक जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगती है। अगले दिन हम देखते कि यहाँ पर एक ऑर्क आ जाता है और वो कहता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहती है। हाँ, मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जेनोस अपने मन में कहता है, लिजर्डमैन और वेयरवुल्फ से निपटने के बाद अब ऑर्क्स भी आ चुके हैं। इनकी लीडर भी बड़ी हस्ती है, वो एग्जीबिशन मानास्टोन पे फॉर्चून बनाती है। क्लिनिक को ओपन किए हुए मुझे बस एक ही मंथ हो गया है और मुझे स्लम्स के हर बिग शॉट का सामना करना पड़ रहा है। आगे हमें पता चलता है कि जोफिया हर दिन एक्स्ट्रा एवरेज गिफ्ट दे रही है और लिंगा ने जेनोस के घर को तहस नहस कर दिया था, तो उसके लिए साइड में एक पैलेस बना रही है। खैर, आगे जेनोस पूछता है, वैसे तुम्हारी लीडर मुझसे यहाँ पे डायरेक्ट मिलने के लिए क्यों नहीं आई? यहाँ पर लिजर्ड और वेयरवुल्फ्स आते जाते रहते हैं, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लेडी लोयो को ऐसी जगह पे लाऊंगा जहाँ पर उसके एनिमीज हो? चलो अब बताओ कि वो कितनी सीरियस है। वो हिल तक नहीं पा रही। जेनोस अपना रोब लेके लोयो को ट्रीट करने का सोच लेता है। आगे जेनोस और के टेरिटरी में आ जाता है। लेडी लोयो, मैं अंडरग्राउंड हीलर जेनोस को लेके आ चुका हूँ। क्या बात है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मेरा नाम लोयवे है। अच्छा, तो तुम हो लोयवे, तुमने मेरे बारे में कहाँ से सुना? नॉर्मल सी बात है, तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। लिजर्डमैन और वेयरवुल्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, पर उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे बारे में ज्यादा बता नहीं सकते क्योंकि इससे तुम्हारे ऊपर का अट्रैक्शन बढ़ जाता। तो फिर मैंने खुद से ही तुम्हारे बारे में जांच की। मुझे कहा गया था कि अगर तुम्हें इक्वल प्राइस पे किया जाए तो तुम किसी भी प्रकार की हीलिंग कर सकते हो। हाँ, मैं फ्री में काम करके बोर हो गया था, मैं यहाँ से हिल नहीं पा रही। क्या तुम इसके पीछे का कारण बता सकते हो? जेनोस अपने मन में कहता है, क्या ये किसी प्रकार की टेस्ट है? मुझे लगता है कि मुझे इसके बॉडी को स्कैन करना पड़ेगा। लोए के बॉडी को स्कैन करने लगता है। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे बाहर से तुम पे कोई भी इंजरी नहीं दिखी, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। हाँ, मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई हीलर ऐसा कर सकता हो। क्या? मैं तो अभी क्यूरियस हूँ कि बाकी के हीलर हील कैसे करते होंगे अगर वो अंदर ही चेक ना कर पाए। स्कैन करने के बाद जेनस को दिखता है कि लोहे के पेट के अंदर एक माना स्टोन है। लोहे कहते हैं कि हाँ, ये माना स्टोन बेसिकली एक्सप्लोजन के लिए यूज होता है। वेट, क्या किसने इसे तुम्हारे खाने में मिला दिया? नहीं, वो बात ऐसे है कि मैंने ही राइस बॉल के साथ इसे गलती से खा लिया। ये सुनते ही भाई जेनोस यहाँ से चुपचाप से निकलने लगता है। फालतू का मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। पॉटी करने के बाद ये अपने आप ही निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने माना स्टोन को चबा के उसका मेन पार्ट खा लिया। अगर मैं जरा से भी हिलती हूँ तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। अच्छा, तो तुम हिल नहीं पा रही, इसके पीछे का कारण ये है। सच कहूँ तो असली प्रॉब्लम ये है कि मेरे लोग मेरी साइड छोड़ने से मना कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये सभी लोग लोहे के पास आ जाते हैं और रोने लगते हैं कि लेडी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे लेडी, हम आपके साथ मर जाएंगे लेडी। जेनोस पूछता है, तो फिर तुम मुझसे क्या करवाने की उम्मीद कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी वेल्थ देना चाहती हूँ। अगर स्टोन एक्सप्लोर हो जाता है तो स्लम्स में रहने वाले ऑर्क्स के लिए ये अंत का संकेत होगा। मैं चाहती हूँ कि मैंने जितना भी कुछ अर्न किया है वो किसी के द्वारा लूटे जाने के बजाय उसे दिया जाए जो उसका अच्छे के लिए यूज करे। मैंने सुना है कि तुम हीलिंग के लिए काफी ज्यादा हाई प्राइस की डिमांड करते हो, तो ये लो। लोए जेनस को एक की देती है। ये सब सुनने के बाद जेनस को थोड़ा सा बुरा फील होता है। वो अपने स्कैपल को समन करके लोए के पास आ जाता है और तुरंत ही उसके पेट के अंदर से स्टोन को बाहर निकाल देता है और उसके पेट को पूरी तरीके से हील कर देता है। हे, तुमने अभी अभी ये क्या किया? मैंने तुम्हारे पेट को ओपन करके माना स्टोन को निकाल दिया और पेट को हील करके पहले जैसा बना दिया। मेरे जैसा बिना लाइसेंस का इतना तो कर ही सकता है। क्या बात है, तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो, पर जरा ध्यान से, वो स्टोन कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। जेनस दोनों हाथ से स्टोन को पकड़ लेता है। स्टोन फट जाता है पर जेनस को कुछ भी नहीं होता। तुम्हें तो कोई स्क्रैच भी नहीं आया। मैंने डिफेंस मैजिक से अपने हाथ को प्रोटेक्ट कर दिया था, फिर भी थोड़ा सा दर्द हुआ। खैर, मैंने उसको हील कर दिया। चलो, मेरा काम खत्म होता है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ये लो, तुम इसे वापस रख सकती हो। अगर तुम कुछ भी नहीं करते और चुपचाप रहते तो हमारा पूरा फॉर्चून तुम्हारा हो जाता। मैं बस मुझे जितना काम करना पड़ता है उसके हिसाब से ही डिमांड करता हूँ। जेनोस द अंडरग्राउंड हीलर, मुझे तुम पसंद आए और रेस पे तुमने एक ग्रेट डेप्थ अर्न कर लिया है। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हम हाजिर हो जाएंगे। आगे हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली इस बात से रूठ गई होती है कि तीनों जोफिया, लिंगा और लोएवे आजकल कुछ ज्यादा ही जेनोस से मिलने के लिए आ रही है। तभी पीछे से कार्मिला कहती है कि उन तीनों को जेनोस से प्यार हो चुका है और जेनोस के लिए शायद से उन तीनों में जल्दी एक बैटल भी हो सकता है। खैर, जेनोस के ये सब बकवास लग रहा होता है, लेकिन कार्मिला कहती है कि मैं 300 साल से भी ज्यादा
जिंदगी जी चुकी हूँ, मेरी नजरें कभी भी धोखा नहीं खा सकती। ये सुनने के बाद लिली और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है, लेकिन अभी भी जेनस को ये सब कुछ बस बकवास लग रहा होता है। लेकिन एक दिन लोफिया कुछ फ्रूट लेके आ जाती है और वो जेनस से कहती है, सेंसे मैं उन दोनों के खिलाफ वॉर करने का सोच रही हूँ, क्या आप लिजर्ड मैन की साइड लेंगे? उसके थोड़ी देर बाद लिंगा भी आती है। सर जेनस, समय आ गया है कि उन दोनों के खिलाफ चीजें सेटल की जाए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी साइड ले। उसके बाद और थोड़े समय बाद लोए भी आ जाती है। हे जेनस, समय आ चुका है कि उन दोनों को मैं खत्म कर दूं। बस बस बहुत हुआ। लोए जा चुकी होती है। जेनस कहता है, कल दोपहर में उनकी फाइट होगी, 3 बड़े ग्रुप्स की फाइट। जेनस, तुम्हारी प्यार की वजह से काफी सारे लोग मारे जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और लिली, तुम इतनी नाराज क्यों हो? अगले दिन हम देखते हैं कि तीनों अपनी सेना के साथ वॉर करने के लिए आ जाते हैं। सच में तुम लोग यहाँ पे बस मरने के लिए आए हो? दम तो है थोड़ा सा तुम में। हाँ, आज हम सेटल कर ही देंगे कि यहाँ टॉपिक कौन रहेगा। बड़ी फनी बात की तुमने, क्योंकि तुम्हें पता चलने वाला है कि लिंगा तुम दोनों को बहुत आसानी से हरा देने वाली है। कितने बेवकूफ हो यार तुम लोग। तुमको सच में लगता है कि मॉर्टल कॉम्बैट में तुम और का सामना कर सकते हो? तुम दोनों आज मेरे हाथों मरने वाली हो। तब यहाँ पर जेनस आ जाता है। तुम सभी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं यहाँ पे तुम लोगों को फाइट करने से रोकने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में काफी सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम लोग सेटिस्फाई नहीं होते तब तक लड़ते रहो। मुझे बस इतना ही कहना है। चलो, लगता है कि हमें सेंसी का भी अप्रूवल मिल चुका है। अभी ऑल आउट वॉर लड़ेंगे और हम में से जो कोई भी सर्वाइव कर पाया सेंसे उसके हुए। क्या कहते हो? ये तुम क्या बात कर रही हो? वो तो ऑलरेडी लिंगा के हैं। जेनस तो मेरा ही होगा। जेनस, क्या वो लोग सच कह रहे हैं? मेरे दिल में ऐसा कुछ पार्ट नहीं था लिली। यह लोफिया लिंगा पे अटैक कर देती है, वो उसके अटैक को डॉज कर देती है। तभी लोफिया के ऊपर से लोएवे उस पे अटैक कर देती है। बैकफ्लिप मार के वो उस अटैक को डॉज कर देती है और हम देखते हैं कि लोएवे लिंगा के आर्मी में घुस जाती है। ये देखने के बाद लोफिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आगे लिंगा अपने एक्स से लोफिया पे अटैक कर देती है, पर वो अपने डैगर से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और हल्का सा लिंगा को पीछे ढकेल देती है। तभी फिर से लोफिया ऊपर से अटैक करने के लिए आ जाती है। ये दोनों तुरंत ही साइड में हो जाती है और इसके अटैक से बच जाती है। लोफिया देखती है कि उसके पीछे ऑर्क्स हैं, वो ऑर्क्स पे अटैक कर देती है। या लिंगा भी लिजर्ड पे अटैक कर रही होती है और ये लोएवे वुल्फ्स को पेल रही होती है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग भी एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं। ये सब देख के लिली थोड़ी सी डर जाती है। आगे इनको लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। एक लिजर्ड कहता है, अबे यार, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो रुक ही नहीं रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम उनको कितना डैमेज दे रहे हैं, वो लगातार उठते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मैंने उन जैसे 30 को काट डाला था। हम देखते कि इन सभी को जेनोस लगातार हील कर रहा होता है। ये क्या, मेरा घाव तो हील हो गया। जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा था, मैं तुम लोगों को फाइट करने से रोकूंगा नहीं। तुम्हें जितना लड़ना है लड़ सकते हो, पर साथ ही तुम सभी मेरे पेशेंट हो, तो जो कोई भी हर्ट होता रहेगा मैं उसे हील करता रहूंगा। मैं समझ गई। ये जाने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं तो एक फूल हूँ। से आपने पहले से इसके बारे में सोच लिया था, है ना? पर मैंने कभी भी नहीं सुना था कि एक हीलर काफी सारे लोगों को एक साथ हील कर दे। उसने हम सभी को फुल्ली लड़ने को कहा, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि वो हम सभी को हील कर देगा। ऐसे में तो हमारी फाइट कभी भी खत्म ही नहीं होगी। एग्जैक्टली, इसका कोई अंत नहीं है। उसने मुझे मारा तो मैं रिवेंज लूंगा, उसने मुझे किक मारी तो मैं रिवेंज लूंगा। इसका कभी भी अंत नहीं होता। तो क्या अभी भी तुम लोग लड़ना चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं अभी भी यहीं पर हूँ। फाइनली ये लोग जेनोस की बातों को समझ जाते हैं कि एक दूसरे से लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये तीनों एक साथ हो जाती है। लिली कहती है कि तो तुम अब तक यही करना चाहते थे, है ना? हाँ, मेरे गुरु ने कभी मुझे कहा था कि एक हीलर 3rd रेट का होगा अगर वो बस इंजरीज को हील कर पाए, 2nd रेट का अगर वो पूरे पर्सन को हील कर पाए, और 1st रेट का अगर वो दुनिया को एक बेटर प्लेस बना दे। वाह, तुम्हारे गुरु वो कैसे थे? वो अजीब थे, पर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव। इसलिए तो शायद मेरे जैसा एक 3rd रेट स्लम्स की चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैं बस ये सब कह ही सकता हूँ। वो सभी हमारे क्लिनिक के रेगुलर पेशेंट है। ऐसे बकवास के लिए मैं थोड़ी ना उनको मरने के लिए छोड़ देता। लिली अपने मन में कहती है, जिन्हों से जानता है कि सभी एक साथ हो जाएंगे तो उसके लिए पेशेंट कम होंगे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। सुनो जेनोस, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ लिली। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर एग्जैक्टली तुम्हारी कहने का क्या मतलब था? कोई ना, छोड़ दो। चलो, अभी हमारे घर जाने का समय आ गया है। इसके बाद हमें रॉयल कैपिटल में दिखाया जाता है, जहाँ डिवीजन कमांडर ने अपने वॉइस कमांडर कृष्णा को बुलाया होता है। हाँ, इसका नाम कृष्णा ही है। वॉइस कमांडर कृष्णा कहती है, क्या हुआ जो आपने मुझे तुरंत यहाँ पर बुलाया? हाल ही में मैंने कुछ रूमर्स को सुना है जो कि मुझे काफी ज्यादा चिंता दिला रहे हैं। कैसे रूमर्स? स्लम्स के डेमी ह्यूमंस के बीच का वॉर शांत हो चुका है क्या? पर लिजर्ड मैन, वेयरवुल्फ और ऑर्क्स टेरिटरी के लिए एक दूसरे के खिलाफ काफी सालों से लड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अचानक से उनके बीच का वॉर कूल डाउन हो चुका है। ये बस रूमर है, पर यह सच भी हो सकता है। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हर जेक्ट किंगडम के स्ट्रिक्ट हेयर आर्किलर सिस्टम में रॉयल सबसे टॉप में है। सिटीजन्स अपनी फ्रस्ट्रेशन गरीबों पे उतार देते हैं और गरीब अपनी फ्रस्ट्रेशन
अपने अलग अलग रेसेस पे उतार देते हैं। इसी तरह से हमने इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया, पर लग रहा है कि गरीब अब एक साथ हो चुके हैं। क्या आपको ये लग रहा है कि अब वो सिटीजन या फिर यहाँ तक रूलिंग क्लास के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं? एग्जैक्टली हमारे लोगों के लिए किंग एक सन की तरह है। रॉयल नाइट्स की ये ड्यूटी है कि वो उस राजधानी की रक्षा करे जहाँ पर हमारा शासक रहता है। पर कमांडर, वो तीनों डेमी ह्यूमन रेस कई सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके अंदर का एक दूसरे के लिए गुस्सा इतने आसानी से खत्म हो जाए। रूमर्स ये कह रहे हैं कि उनके बीच में एक थर्ड रेट मेडिटेड है। क्या? ये तो और भी ज्यादा अविश्वसनीय लग रहा है। लोफिया, लिंगा और लोयवे, अंडरवर्ल्ड के सबसे मेजर फिगर्स। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कोई ऐसा होगा जिसने इन तीनों को एक साथ कर दिया। मुझे भी सेम ही फील हो रहा है, पर हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्या पता कि ये रूमर्स सही भी हो। और क्या इसलिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है? यस, ये इशू हमारे नेशन के स्टेट को थ्रेट करने जितना बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कमांडर खुद इसे हैंडल करो। मैं इसे देख लूंगी सर। ठीक है आयरन रोज, अब मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ। आगे हमें जिनोस के घर में दिखाया जाता है, जहाँ उसे एक छींक आ जाती है तो ये सभी उसके देखने के लिए आ जाती है। यार तुम लोग कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, मुझे बस एक छींक आई है, मैं किसी को हील कर रहा हूँ तो जरा शांत हो जाओ। जिनोस या जोफिया और उसके भाई को हील कर देता है। जोफिया कहती है, सेंसे आपकी हीलिंग मुझे हमेशा अमेज कर देती है। ये चोट मुझे अपना काम करते हुए आई थी। ओह अरे हाँ, तुम एक चोर हो है ना? मैं अपने टारगेट को बड़े निगरानी से चुनती हूँ। पर हाँ, वैसे आपको बता दूं, रॉयल नाइट्स की हमारे ऊपर नजर पड़ चुकी है। उनके साथ लफड़मबाजी करते समय हमें ये चोट पहुंची। वैसे तुम्हारे दोनों हाथ पहले इंजर्ड थे, क्या रॉयल नाइट्स ही इसके पीछे थे? हाँ सेंसे, एरिस्टोक्रेट मैनर में स्नीक करते समय उनमें से एक नाइट ने मुझे देख लिया था। हाँ, उन्होंने मेरे हाथ की भी तो बैंड बजाई थी दीदी। वो क्रेजी वुमन, पता नहीं उसने कहां से अचानक से ही मुझ पे फ्लेम मैजिक गन से अटैक कर दिया था। एक क्रेजी वुमन, कौन है वो? मुझे लगता है कि वो उनकी वॉइस कमांडर होगी। उसको आयरन रोज नाम से भी जाना जाता है। तभी कार्मिला कहती है, ओह जैसे किसी का तुम्हारे ऊपर अटेंशन आया है, इसका मतलब ट्रबल बड़ा है। स्पेशली हमारे पास यहाँ तीनों डेंजरस वुमेन्स हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करने की जरूरत है। एक नॉर्मल से अंडरग्राउंड हीलर के लिए माइटी नाइट्स क्यों ही चिंता करेंगे? मेरे व्रत का इंस्टिंक्ट हमेशा काफी एक्यूरेट होता है। हाँ छोड़ो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिली, क्या तुम लंच बनाने के लिए रेडी हो? हाँ बिल्कुल। लिली सभी के लिए लंच बना देती है। सभी दबा के लंच कर रहे होते हैं। तभी कार्मिला कहती है, चलो अभी मुझे अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जाके रेस्ट करना चाहिए। वैसे जिनोस, ध्यान में रखना, पूरे रॉयल कैपिटल में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। सिर्फ तुम अकेले ऐसे हो जिसने स्लम्स के लीडर को एक साथ कर पाया। ये सुन के तो मुझे दिक्कत होने लगी है। मैं बस आशा ही कर सकता हूँ कि आगे हमारे पास कोई दिक्कत देने वाला गेस्ट ना आ जाए। कार्मिला अपने फ्लोर पर चली जाती है। या स्लम्स में हम देखते कि सभी रेसेस एक साथ अभी काफी ज्यादा खुश है। तभी हम देखते हैं कि आयरन रोज यहाँ पर आ चुकी है। ये नजारा देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। क्या सच में मैं स्लम्स के अंदर हूँ? है सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। मैं स्लम्स में काफी समय से नहीं थी और लग रहा है कि यहाँ पर चीजें काफी बदल गई हैं। तुम लोग आराम से वेयरवुल्फ और ऑर्क के साथ घुल मिल रहे हो। वो क्या है ना, जब तुम उनको समझ जाते हो तो पता चलता है कि वो उतने भी बुरे नहीं हैं। पर पहले तो तुम लोगों में एक खून का युद्ध हुआ करता था। आखिर अचानक से ये बदलाव कैसे हुआ? देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। वो अपने आप को जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल रखना चाहता है। लो प्रोफाइल? हाँ। लिजर्ड यहाँ से जाने लगता है। तभी आयरन रोज अचानक से उसके सामने आ जाती है और उस पे गन लगा देती है। रुको, तुम मुझे सब कुछ बताने वाले हो, कोई भी बकवास नहीं, बस पूछे गए सवालों का जवाब देना। वो मेडिटर कौन है? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम चाहे तो मुझे शूट कर सकती हो। क्या बात है, इस मेडिटर ने तो काफी ज्यादा लॉयलिटी अर्न कर ली है। आखिर कौन है वो? तभी लिजार्ड देखता है कि साइड से लोफिया और उसका भाई जा रहा है। वो तुरंत उनको आवाज देता है, लेकिन लिजार्ड को छोड़ के आयरन रोज यहाँ से निकल गई होती है। भागते हुए वो अपने मन में कहती है, इनमें टेरिटरी में शुरू में ही दिक्कत खड़ी कर देना ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन उनके हाथ, वो तो इतने इंजर्ड थे कि उनको हिल करना नामुमकिन था। जितना मुझे देखने को मिला, उनके हाथ तो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और अब मैं आगे क्या करूँ? काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसे कि अभी मैं कहाँ पर हूँ। या रात को हमें जेनस को दिखाया जाता है, जो कि कार्मिला की बात को सोच रोज के परेशान हो रहा होता है। तब यहाँ पे दरवाजे पे कोई नॉक करता है। हम देखते कि आयरन रोज गलती से सीधा जेनस के पास ही आ चुकी होती है। माफ कर देना, मैं स्लम्स में थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सिटी के अबंडेड एरिया में आ चुकी हूँ। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ के रास्ते काफी ज्यादा रफ है। मैंने नोटिस किया कि इस हाउस में कोई है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से हेल्प मांग लूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ से मेन टाउन में कैसे जा सकती हूँ? तब यहाँ पर लिली आ जाती है। जेनोस, कोई पेशेंट आया है क्या? लिली को देखने के बाद कृष्णा को लगता है कि जेनोस ने उसे स्लेव बना के रखा है और वो तुरंत से ही जेनोस को शूट कर देती है और कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे और एक टारगेट से टकरा जाऊंगी। लिली की जेनोस की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। वो आगे जाने की कोशिश करती है, पर ये फॉग पॉइजनस होता है। एक बड़े केस की इन्वेस्टिगेशन करने के साथ ही मैं यहाँ पे उन बच्चों को भी ढूंढ रही हूँ जिनको किडनैप
किया गया है। एक मिनट सुनिए तो, तुम एक एल्फ की चाइल्ड हो और ये एक ह्यूमन है, इसका मतलब ये है कि तुम फैमिली नहीं हो। फाइनली मुझे वो किडनैपर मिल गया। ऐसे अबंडेड जगह पे शॉप को लगाना, ये तुमने काफी अच्छी ट्रिक लगाई। हाँ, आप सब कुछ गलत समझ रही है। जेनोस ने तो मुझे बचाया है, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया है। हाँ, क्या मैं गलत समझ गई? हाँ बिल्कुल। प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हें देखते ही मुझे इस पर डायरेक्टली शक हो गया। ये फॉग घातक तो नहीं है, पर वो थोड़ी देर के लिए उठ नहीं पाएगा। मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, पर मेरे छोटे से गुस्से की फॉल्ट की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन फॉग के हटने के बाद कृष्णा देखती कि जेनोस तो एकदम ठीक है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, पर कैसे? मैंने बस थोड़ा सा डिफेंसिव मैजिक का यूज किया। तुम पक्का मजाक कर रहे हो राइट? डिफेंसिव मैजिक मेरे गन की बुलेट को रोक नहीं सकता। हाँ, पर जितना मैं जानता हूँ मैंने बस ऑर्डिनरी डिफेंस मैजिक का यूज किया था। क्या तुम सीरियस हो? लेकिन यकीनन तुम बिल्कुल भी हर्ट तो नहीं हो। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आज तो बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं। आगे इनके बीच में नॉर्मल सी बातें चल रही होती है और बातों बातों में कृष्णा जेनोस को बता देती कि वो वॉइस कमांडर कृष्णा है, जिसे आयरन रोज नाम से भी जाना जाता है। ये सुनने के बाद ये दोनों थोड़े से पैनिक हो जाते हैं और कार्मिला हंस रही होती है। थोड़ी देर बाद आगे जेनोस बाहर एक सिग्नल लगा देता है ताकि सभी क्लिनिक से दूर रहे। मैं यहाँ पर स्लम में एक सीक्रेट मिशन करने के लिए आई हूँ। क्या वो कोई ऐसी चीज है जिस तुम्हें मुझे शेयर करना चाहिए? मेरा सीक्रेट मिशन ये है कि मुझे एक व्यक्ति को ढूंढना है और उसे कस्टडी में लेना है। अरे तुम तो सब ऐसे ही बता दे रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के बजाय तुम मुझे कोऑपरेट करोगे। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें कोऑपरेट करने वाला हूँ। ये हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो नाइट्स के ऑर्डर को कोऑपरेट करे, समझे? जेनोस अपने मन में कहता है। लगता है यार ये मानेगी नहीं। तो बताओ तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं ना एक मेडिटर को ढूंढ रही हूँ जिसने स्लम्स के बॉसेस के बीच का युद्ध खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद जेनोस की थोड़ी सी बैंड बज जाती है। साथ ही कार्मिला हंस के उसके मजे ले रही होती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ऑर्डर के डिफेंडर होने के नाते मैं ऐसे किसी को इग्नोर नहीं कर सकती जिसके पास ऐसी पावर है, जिसने स्लम्स के बॉसेस को एक साथ कर दिया। लेकिन स्लम्स के डेमी ह्यूमन से मुझे कोई भी क्लूफ नहीं मिलने वाला। भले ही फिर मैं उनसे जबरदस्ती ही करके इन्फॉर्मेशन क्यों ना निकालूं, वो कोई भी जवाब नहीं देने वाले। उसे मेडिटर ने उनका पूरा ट्रस्ट हासिल कर लिया है। ऐसी को तो एक डेविल का सर्वेंट कहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो कोई भी है वो स्पॉटलाइट को अवॉइड कर रहा हो। शायद से उसे कोई भी अटेंशन नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि वो जैसा है उसे वैसा छोड़ के उसको ना ढूंढना ही बेस्ट होगा। क्या तुम उस मेडिटर को जानते हो? नहीं, ये बस मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे हैं। स्लम्स के बॉस को एक साथ ला पाए ऐसा पावर रखने वाला खुद से एक नेशन को थ्रेट पहुंचा सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा कुछ करने का सोचेंगे। शायद से उनको पैसा बहुत पसंद हो सकता है, पर वो दिल के अच्छे हो सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो बस लोगों को हर्ट फन नहीं दे सकते। एल्फ गर्ल, क्या तुम उस मेडिटर को जानती हो? नहीं, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यकीनन उसे ढूंढने में मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। शायद से अब तुम्हारे जाने का समय हो चुका है। चलो मैं तुम्हें टाउन में वापस जाने का रास्ता दिखाता हूँ। लग रहा है कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। हाँ, मतलब तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट मिशन है राइट? तुम भी सही कह रहे हो, मुझे अपने रास्ते जाना चाहिए। तभी जाते समय कृष्णा को बाहर एक बेड दिखता है। हाँ, वहाँ पर वो बेड क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं, मैंने बस एक्स्ट्रा खरीद लिया था तो मैंने उसे बस ऐसे ही बाहर रख दिया है। अगर ऐसी बात है तो मुझे खुशी होगी अगर तुम उसे मुझे यूज करने दोगे। हाँ, वो क्या है ना, मुझे एक्चुअली अपने मिशन करने के लिए एक बेस को ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। ये जगह स्लम से दूर है तो यहाँ कोई भी अटेंशन नहीं होगा। मेरे इन्वेस्टिगेशन के लिए ये जगह परफेक्ट है। यकीनन मैं यहाँ रहने के लिए तुम्हें पे करूंगी। मुझे उस नए एविल के जड़ को ढूंढ के उस मेडिटर को कैप्चर करना ही होगा। ये सुनने के बाद जेनोस भाई और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। साथ ही कार्मिला इनविजिबल होके उसके कान में कहती है और इस तरह से हमारे क्लिनिक में एक डेंजरस मेहमान आ गया। खैर आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली ने सबके लिए टी बनाई होती है। कृष्णा जैसे ही टी को पीती है उसका चटका लग जाता है। माफ कर देना, हॉट फूड और ड्रिंक से मुझे सेंसिटिविटी है, बस यही मुझ में एक फॉल्ट है। तो मैं काफी सारे फॉल्ट्स हैं। हाँ, ये क्या कह रहे हो? सिर्फ एक ही फॉल्ट है। तभी जेनस देखता है कि लिली अचानक से उससे रूठ गई है। क्या हुआ लिली? लिली जेनस के सामने बैठ जाती है और उसे कहती है कि उसका यूजुअल लैप करे। जेनस लिली को लैप करता है। लिली कृष्णा की तरफ देखते हुए हंस रही होती है। तभी कार्मिला आती है और वो जेनस से कहती है लिली को बस जलन हो रही है। अरे यार तुम मुझे ऐसे डराओ मत। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मैं इनविजिबल होके तुम्हारे कान में विस्पर कर रही हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो, इससे मेरा दिल बैठा जा रहा है। वैसे लिली को जलन क्यों हो रही है? वो बस अपने रैंडमली न्यू चैलेंजर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। उसके हिसाब से वो दिखाना चाहती है कि वो तुमसे सबसे ज्यादा क्लोज है। वो इस न्यू हॉट वुमेन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती जिसे तुम्हें आते ही गन से ब्लास्ट कर दिया था। पता नहीं वो आगे और क्या क्या करेगी। जेनोस तुम्हारी चाय गर्म है, मैं इसे फूंक मार के ठंडी कर देती हूँ। जेनोस तुम्हारे बाल बिखर गए हैं, मैं ठीक कर देती हूँ। ये लो जेनोस, मैंने तुम्हारे लिए एप्पल कट करके दिए हैं। लेकिन लिली देखती है कि उसके सारे एक्शन से कृष्णा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। मुझे बस अपना सीक्रेट मूव करना होगा जो कार्मिला ने मुझे सिखाया था। जेनोस, आज रात में तुम्हें सोने नहीं देने वाली। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे।
लेकिन आगे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिली खुद ही सो जाती है। जेनोस उसे अपने रूम में सुला देता है। बाहर आने के बाद कृष्णा उसे कहती है, तुमने कहा था कि वो एल्फ गर्ल को स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ा था, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? मुझे नहीं पता, लग रहा है कि यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का अड्डा बन चुका है। और क्या उसी की वजह से तुमने मुझे डायरेक्ट शूट कर दिया था? उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, बस मेरा यही एक फॉल्ट है। सच में लग रहा है कि तुम में काफी सारे फॉल्ट्स हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मुझे रॉयल गार्ड के परफेक्ट मेंबर से जाना जाता है, साथ में लोगों के लिए एक हीरो हूँ, तो मुझ में एक फॉल्ट होना ये तो चलता है। वैसे मुझे तुम्हें एक सवाल पूछना है, तुम एक मास्टर मेज हो जिसने डिफेंड मैजिक को परफेक्ट कर लिया है, राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने जैसे डिफेंस मैजिक को मास्टर करके रखा है, अगर कोई वैसे हीलिंग मैजिक को मास्टर कर पाए तो क्या वो पूरे आर्म को रीजनरेट कर सकता है? हाँ, क्या दूसरे हीलर्स ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है ना, ये नामुमकिन है। सिर्फ एक सेंड या फिर एक हाईएस्ट लेवल का टॉप सीक्रेट हीलर से ऐसा कर सकता है। आखिर बात क्या है? ज़ोफिया द टोर्नेडो से फाइट करते समय मैंने उसके हाथ को तगड़ा डैमेज कर दिया था, लेकिन जब मैंने उसे स्लम्स में देखा तो उसका हाथ पूरे तरीके से ठीक हो गया था। अगर सच में ऐसा कोई हीलर है तो यकीनन वो नॉर्मल पर्सन नहीं है। खैर, कल मैं सुबह जल्दी से अपने इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने वाली हूँ। मैं इस स्लम के एजिटेटर और उस ओरिजिनल एविल मेडिटेटर को अरेस्ट कर ही दूंगी। द ओरिजिनल एविल। हाँ, ये एलिगेशन तो और भी ज्यादा लेवल अप होते जा रहे हैं। अगर तुम्हें स्लम्स में इतना खतरा महसूस क्यों होता है? कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। स्लम्स में रहने वाली किसी ने मेरे मॉम को मार दिया था। हाँ, मेरी मॉम परफेक्ट काइंड वुमेन थी। वो रोज स्लम्स में आया करती थी और भूखों को खाना खिलाती थी। और एक दिन मेरी मॉम कॉप्स बन के लौट आई। मुझे कहा गया है कि उनकी रिंग चुराते हुए उनको किसी ने मार दिया। उन्होंने काफी सारे भूखों को बचाया, पर उनको बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं एक इनविंसिबल हीरो बनूंगी जो स्लम्स के क्रिमिनल्स को धूल चटा देगी। जो मेरे मॉम के साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। यही मेरा उद्देश्य है। अपने बलबूते पर मैं वाइस कमांडर बनी और ड्यूटीज को पार करके मुझे आयरन रोज का नाम भी मिला। कुछ लोग इस नाम को ऐसा सजेस्ट करते हैं कि मैं अनरीजनेबल हूँ और किसी की भी नहीं सुनती, पर मैं जानती हूँ कि ये नाम मेरे दूसरी चीज के लिए एट्रीब्यूटेड है। मेरा चेहरा ये एक आयरन मास्क की तरह बन चुका है। उस दिन के बाद से मुझे स्माइल करने में ट्रबल होती है। इसके बाद हमें सीधा अगले सुबह दिखाया जाता है जहाँ जेनोस लोफिया को हील कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि कृष्णा सुबह जल्दी से अपने काम करने के लिए निकल गई होती है। उसने कहा था कि वो अब सीधा रात को ही आएगी। जेनोस जोफिया को हील कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कृष्णा यहाँ पर आ जाती है। जैसे ये दोनों एक दूसरे को देखती है, तुरंत अपने अपने वेपन्स को निकाल देती है और एक दूसरे से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी लिली कृष्णा से कहती है कि इस लेडी ने कहा है कि वो भी गुम हो चुकी है। अच्छा, तो तुम गुम होके यहीं पर आ गई? हाँ, तुमने लड़की की बात सुनी ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं बस गुम हो गई थी और मैं यहाँ पे डायरेक्शन के लिए पूछने के लिए आ गई। ज़ोफिया द टोर्नेडो, तुम्हारे आर्म को क्या हुआ? मुझे पक्का यकीन है कि उस मेडिटेटर ने ही तुम्हारे हाथ को हील किया होगा। वो मेडिटेटर स्लम्स के क्रिमिनल एलिमेंट को जमा करके यहाँ के इनोसेंट रहीवासियों को थ्रेट पहुंचा रहा है। क्या कहा तुमने? रहीवासियों को थ्रेट पहुंचा रहा है? मैं यकीनन एक बदमाश व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा काम यहाँ के लोगों की मदद करना ही है। लेकिन इस समाज में कई गुना ज्यादा घटिया लोग रहते हैं। हाँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने सुना है कि रॉयल नाइट्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग रिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और क्या तुम्हें पता है कि उनका बॉस एक अरिस्टोक्रेट है और उसका नाम क्या है पता है? कैलेंडोर। कुछ भी, कैलेंडोर एक फिलोसोफर है और वो ऑर्फन्स को एजुकेट करना पसंद करते हैं। जिस तरह से तुम लोग सिर्फ सरफेस को देखते हो, इसलिए तुम लोगों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। लेकिन मेडिटेटर अलग है, वो किसी को भी उनके स्टैट से जज नहीं करते। अभी तक उन्होंने बस जरूरतमंदों को बचाया है। मुझे ये कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम भी अगर हर्ट हो जाती हो तो वो तुम्हें हेल्प करेंगे। हाँ, लेकिन फ्री में नहीं। हाँ, वो तुम्हारी तरह नहीं है जो कि सोचती है कि सारी बुराइयां स्लम्स में से ही आती हैं। तुम्हारा ये जस्टिक का आइडिया एक जोक है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी ज़ोफिया के सामने जेनोस आ जाता है। मिस्टर जेनोस, आप साइड में हटिए। माफ कर देना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ज़ोफिया मेरे पेशेंट में से एक है। क्या पेशेंट? कृष्णा, तुम्हें पहले ना बताने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन वो मेडिटेटर मैं ही हूँ। क्या तुम वो मेडिटेटर? ये नामुमकिन है। वो मेडिटेटर हीलिंग मैजिक में मास्टर है, लेकिन तुम्हारी स्पेशलिटी डिफेंसिव मैजिक है। ये इम्पॉसिबल होगा कि कोई दो स्कूल का मैजिक इतने हाई लेवल पे यूज कर पाए। और मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। और दोनों हीलिंग और डिफेंस मैजिक बॉडी की नेचुरल फंक्शंस को एम्प्लीफाई कर देते हैं, तो दोनों ये बेसिकली सेम ही है। मैंने अपने मैजिक लेसन में इस तरह का लॉजिक कभी भी नहीं सुना, पर एक चीज मुझे क्लियर हो चुकी है, तुम उस मेडिटेटर और डेमी ह्यूमंस के साइड में हो। मैं अपने काम के लिए दूसरी जगह ढूंढ लूंगी। कृष्णा, लोगों को परफेक्ट हीरो की जरूरत है, और हाँ, मैं कोई मजाक नहीं हूँ। इतना कहने के बाद कृष्णा यहाँ से चली जाती है। लिली कहती है कि वो स्लम्स के अपोजिट डायरेक्शन में चली गई है। ये सुनने के बाद जुनो समझ जाता है कि वो कहाँ पर जा रही है और उसे कृष्णा की थोड़ी चिंता होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्णा यहाँ पर कैलेंडोर के पास आई होती है। वो कैलेंडोर को बहाना मारती है कि लिजर्डमैन आजकल कुछ ज्यादा ही चोरी कर रहे हैं, तो यहाँ वो सिक्योरिटी असाइनमेंट के तौर पर इंस्पेक्शन करने के लिए आई है। कैलेंडर इस अचानक से इंस्पेक्शन की वजह से थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। हालांकि वो कृष्णा को इंस्पेक्शन करने के लिए देता है, पर वो हर वक्त उसके साथ ही होता है। इंस्पेक्शन के टाइम कृष्णा अपने मन में कहती है, ज़ोफिया ने मुझे कहा था कि लॉर्ड कैलेंडर रिंग लीडर है, पर मुझे लग रहा है कि मैं तो यहाँ पर बस अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। आगे इनका इंस्पेक्शन खत्म हो जाता है। तो बताइए लेडी कृष्णा, आपको कैसा लगा? आपकी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी तो काफी अच्छी है, क्या यहाँ से जाने से पहले मैं वॉशरूम को यूज कर सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, कृष्णा अपने मन में कहती है। लॉर्ड कैलेंडर और की ट्रस्टी में ज्यादा हाई लेवल पे नहीं है, पर उसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो उनकी सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही है। यहाँ तक इंट्रेंस पे भी बहुत ही ज्यादा गार्ड्स है। तभी कृष्णा को यहाँ पर एक कुआं दिखता है, वो यहाँ पर आ जाती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो देखती है कि कैलेंडर ने यहाँ पर कई सारे बच्चों को किडनैप करके रखा है। कृष्णा इनके पास आने लगती है। हाँ यहाँ पर कौन आया है? चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ आप कौन है? मैं एक हीरो हूँ जो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ। तभी हम देखते कि कृष्णा पे उसी के गन से पीछे से उस पे कोई अटैक कर देता है। हम देखते कि ये कैलेंडर होता है। ये मैजिक गन जो तुम रॉयल गार्ड्स यूज करती हो ये काफी पावरफुल है, बच्चों को डराने के लिए भी ये काफी काम आएगी। कैलेंडर कृष्णा पे एक और शॉट मारता है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे जैसे कोई मामूली नाइट नोबेल के काम में टांग अड़ा रही है। कैलेंडर कृष्णा पे और भी एक शॉट मारने वाला होता है, पर तब यहाँ पर लोफिया आ जाती है। अरे अभी तक तुम जिंदा ही हो क्या? हमें थोड़ी देर बाद आना चाहिए था। जोफिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने अकेले ही काफी बड़ा खतरा मोड़ ले लिया। हाँ कौन हो तुम लोग? हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो मैं एक नॉर्मल सा हीलर हूँ और मुझे तो तुम जानते ही होगे। हाँ सोफिया द टॉर्नेडो, स्लम के एक चोर को खत्म करने से मुझ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन पहले मैं इस आक्रोश से बंदे को खत्म करूंगा। कैलेंडर जेनोस पे शूट कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। उसे लग रहा था कि जेनोस तो खत्म हो गया है, लेकिन वो देखता है कि जेनोस तो एकदम ठीक है। कैलेंडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लगातार ही जेनोस पे अटैक करने लगता है, लेकिन जेनोस को कुछ भी नहीं हो रहा होता। हड़बड़ी में कैलेंडर नीचे गिर जाता है। जेनोस गन को लेके कैलेंडर पे पॉइंट करता है और इससे वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। कैलेंडर जेनोस को अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन जेनोस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो गन की लिमिट को बंद करके कैलेंडर को शूट कर देता है, जिससे वो मरता तो नहीं लेकिन उसकी बैंड काफी ज्यादा बच जाती है। इसके बाद जेनोस कृष्णा के पास आता है। तुम्हारा एक आर्म और साइड का एक हिस्सा काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। जेनोस कृष्णा को हील करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। वो कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी इनक्रेडिबल हीलिंग। यानी मिस्टर जेनोस आप ही वो मेडिटर हैं और मैंने तुमसे कहा था ना मैं कोई भी हीरो नहीं हूँ। मैं समझ गई हूँ कि परफेक्ट हीरो कोई आपके जैसा हो सकता है। परफेक्ट हीरो जैसी कोई चीज ही नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई तो कमी होती है। लोग जिस चीज के लिए फाइट करते हैं उसमें से वो बस हर्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको मेरे जैसे हीलर की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए तुम ही हीरो हो। क्या मैं? हाँ यहाँ पर क्या हुआ? क्या वो लेडी हीरो यहीं पर है? सबसे पहले एक्शन तुमने ही लिया था, यही तुम्हें हीरो बनाता है। जेनोस की बातें सुनने के बाद कृष्णा को जोश आ जाता है और वो बच्चों से कहती है बच्चों मैं यहीं पर हूँ, अब सब कुछ ठीक है, मैं आप सभी को जल्दी से यहाँ से निकाल लूंगी। ये सुनने के बाद सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कृष्णा को थैंक्स कहने लगते हैं। आज तक मुझे लगा था कि मेरी मॉम बस एक विक्टिम थी, पर उनकी आंखें हमेशा शाइन करती थी। वो अपना खुद से बनाया हुआ खाना स्लम्स के बच्चों को खिलाया करती थी। हाँ जैसे कि तुम इन बच्चों के लिए हीरो हो, यकीनन वो भी किसी की हीरो रही होंगी। मेरी मॉम ऑकवर्ड, पैनिकिंग, थोड़ी सी गुस्सेल, छोटी मोटी चीजों को भूल जाना, उनमें ऐसे काफी सारे फॉल्ट्स थे, लेकिन इनके बावजूद भी वो मेरी हीरो थी। आगे हम देखते हैं कि सभी बच्चों को निकाल दिया गया होता है। सहन से रॉयल नाइट्स यहाँ पर आते ही होंगे। हमारा शैडोज में जाने का टाइम आ चुका है। ये दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कृष्णा इनको आवाज देती है। मिस्टर जेनोस आपने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा पेमेंट बाकी है। याद है ना कि क्लिनिक का बेड यूज करने के लिए तुम मुझे पे करने वाली थी। अगर तुम मर जाती तो मैं पेमेंट किससे लेता? हाँ मैं हीलिंग का पेमेंट भी उसमें ऐड कर दूंगा। वापस आने के बाद मुझे सब कुछ पे कर देना, ठीक है? ये सुनने के बाद फाइनली कृष्णा काफी स्माइल करने लगती है। लगता है कि अब तुम स्माइल कर सकती हो। हाँ मैं स्माइल कर पा रही हूँ, फिर भी काफी अजीब लग रही हो। मुझे लगता है कि स्माइल करने से तुम और भी ज्यादा क्रीपी लगती हो। हाँ तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे स्माइल किए हुए जमाना हो गया था, इसमें अच्छा ना होना बस यही एक मेरा नहीं, ये मेरे फॉल्ट्स में से एक है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनोस और लिली स्लम्स में थोड़ा सा सामान वगैरह लेने के लिए आए होते हैं। तभी हमें जेनोस का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो ऐसे स्लम्स में पड़ा हुआ था और एस्टन ने उसे अपने पार्टी में आने के लिए ऑफर दिया था। जेनोस ने एस्टन से कहा था कि उसे थोड़ी बहुत हीलिंग मैजिक आती है, लेकिन ये बात सुन के एस्टन हंसने लगता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जेनोस को हीलिंग वगैरह आती है। फिर भी वो जेनोस को पार्टी में ले लेता है और आगे हम देखते हैं कि एडवेंचरिंग करते समय जब भी एस्टन घायल होता था तो जेनोस उसे हील कर देता था, लेकिन एस्टन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। उसे तो बस जेनोस एक बोझ की तरह लग रहा होता है। और कुछ समय बाद पार्टी जब पॉपुलर हो गई थी तो उसने जेनोस को निकाल दिया। आगे प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है एस्टन और उसकी पार्टी एक रेड पे आई होती है। थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एस्टन इन मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा हल्के में लेने लगता है। गायल डिफेंस मैजिक को लगा दो, ये रहा बॉस। गायल इनकारनेशन करके एस्टन पे डिफेंसिव मैजिक लगा देता है, लेकिन जैसे ही एस्टन फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है मॉन्स्टर आसानी से उस पे भारी पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं मॉन्स्टर इनके पार्टी पे भी बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। एड्रेस जल्दी से अटैक मैजिक को लाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ भी काम नहीं कर रहा। हाँ लगता है मुझे इसे भी निकाल देना चाहिए। तभी एक फायरबॉल से एस्टन के गाल पे स्क्रैच लग जाता है। गायल तुम्हारे डिफेंस मैजिक कहाँ पर है? मैं काश तो कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा कि वो ढंग से वर्क कर रहा है। लानत है, ये सभी के सभी किसी भी काम के नहीं है। हाँ हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं
नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं। ये सभी बाहर आ जाते हैं। आखिर तुम लोग बस B+ रैंक के मॉन्स्टर के खिलाफ कैसे स्ट्रगल कर रहे हो? अरे आप भी तो कहा कुछ कर पा रहे थे। हाँ मैं ये बस ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से जेनोस हमें हील करता था। हाँ ये नामुमकिन है, लेकिन लगता है कि हमें एक हीलर को हायर करना ही चाहिए। हम एक रियल वाले हीलर को हायर करेंगे, ना कि उस जेनोस जैसे किसी वर्थलेस को। आगे 10 दिन बाद ये फिर से रेड करने के लिए आ जाते हैं। इस बार इन्होंने एक हीलर को भी हायर कर दिया होता है। हाँ क्या नाम बताया तुमने अपना? हाँ ओमेन। हमें अच्छे से हील करना, ठीक है? मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना, नॉर्मली मैं कैपिटल में हील करती हूँ। बस हाल ही में मुझे एडवेंचर का लाइसेंस मिला है। मैं तो इस बात से क्यूरियस हूँ कि गोल्डन फेनिक्स जो किसी भी बैटल से बिना स्क्रैच से आती है, उनको मेरी जैसे मिड रैंक हीलर की सपोर्ट की जरूरत क्यों है? बहुत कुछ हो चुका है। हमारा आर्च र्यूमा वो ठीक तो होगा ना? पिछले रेड में उसे काफी ज्यादा चोट आ गई थी। वो बच तो जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि वो फिर से कभी भी एडवेंचरिंग कर पाएगा। ये प्रूव होता है कि वो गोल्डन फोनिक्स के लायक नहीं था। आर्चर के ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गायल तुम डिफेंस और मैं अटैक करूंगा। एंड्रेस तुम किल के लिए अटैक मैजिक का यूज करोगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी फेनल नाम के एक बड़े एरिस्टोक्रेट को अपने बेटी के गिफ्ट के लिए फायरफॉक्स के फर चाहिए होते हैं, और वो फर लाने का काम एस्टन को मिला होता है। अगर वो ये काम कर देता है तो बड़े ओहदे वाले एरिस्टोक्रेट से उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे। ये लोग फिर से अंदर आ जाते हैं। एस्टन अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, लेकिन तभी अचानक से सामने से फायरवॉल से अटैक हो जाता है। गायल डिफेंस मैजिक को एक्टिव करो। सामने से फायरफॉक्स आ जाते हैं। एस्टन उन पे अटैक कर देता है, पर उसका एक भी अटैक उनको हिट ही नहीं हो पा रहा होता। फायरफॉक्स फायरवॉल से भी अटैक करते हैं। एस्टन कुछ अटैक को काउंटर करता है, पर एक फायरबॉल एंड्रस को लग जाता है। यहाँ एस्टन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि वो फायरफॉक्स को हिट ही नहीं कर पा रहा होता। इसके ऊपर से उसे बहुत ही ज्यादा थकान भी महसूस होने लगती है। तभी उमिन कहती है, सुनो अगर मिस्टर एंड्रेस को प्रॉपर हीलिंग नहीं मिली तो वो बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। ये सभी बाहर आ जाते हैं। आखिर तुम क्या कर रहे थे? हाँ उनका डिफेंसिव मैजिक का इफेक्ट में था। अगर नहीं होता तो मिस्टर एंड्रेस इम्पैक्ट से ही मार जाते। तुम हीलर हो ना, तो जल्दी से उसे हील कर दो। मैं इंजरी की कंडीशन के अनुसार स्पेल को कास्ट कर रही हूँ। मुझसे जितना हो सकता है उतना मैंने किया, लेकिन इनको हॉस्पिटल में ही ले जाना होगा। वहाँ पे स्पेशल तैयार किए हुए मैजिक सर्कल से ये जल्दी से ठीक हो सकते हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, उसे अभी ठीक करो। आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हो। यहाँ तक अब पर एक किलोन के हीलर भी इनको ऐसे इन्वायरमेंट में रिस्टोर नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड इलाइट हीलर या फिर सेंट ही ऐसा कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एस्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, जब से हमने उसे निकाल दिया है हमें डैमेज लग रहा है। एस्टन ओमिन से कहता है क्या वैसा कोई इलाइट हीलिंग करने वाला हो सकता है, पर उसके पास कोई हीलिंग का लाइसेंस ना हो? ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। क्या आपके पास कोई रीजन है जिसकी वजह से आपने ये सोचा? एस्टन मन में कहता है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो यूजलेस है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो बस पार्टी का एक स्लेव था। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद एस्टन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस लॉर्ड फेनल की बेटी के बर्थडे के लिए उसे मिशन मिला था, उसका बर्थडे ऑलरेडी हो चुका होता है। या लॉर्ड फेनल का एक सर्वेंट एस्टन को एक लेटर देता है, जिसमें फेनल ने कहा होता है कि तुम्हारी पार्टी को मिशन देना मेरी बेवकूफी थी और मेरे घर के आसपास भी कभी मत आना। ये देखने के बाद एस्टन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो भीख मांग के लॉर्ड फेनल के सर्वेंट को मनाने लगता है कि उसे एक और चांस दिया जाए। सर्वेंट उसे कहता है कि अब तुम पार्टी में दोनों ही हो तो तुम क्या ही कर लोगे। अब उसकी चिंता ना करे, हम अपने पार्टी में नए मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। यकीन दिलाते हैं कि इस बार ये जॉब कंप्लीट होके ही रहेगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है, आयन कहता है, ओए तुमको उसको ये सब कहने की क्या जरूरत थी? हमारे पास तो कोई भी लीड नहीं है। चिंता मत करो, हमारे पार्टी में एक मेंबर हुआ करता था, याद है ना? हमारा स्लेव, तुम्हारा मतलब जेनोस। वो हमारी पार्टी में वापस आने के लिए तड़प रहा होगा। जैसे मैं उसे ऑफर दूंगा वो तुरंत ही पार्टी में ज्वाइन हो जाएगा। क्या बात है एस्टन, ये तो बड़ी आइडिया है। एस्टन मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जेनोस की वजह से हमारी पार्टी आगे जा रही थी, लेकिन ये फैक्ट है जब वो साथ था तो सब कुछ स्मूथली हो जाता था। मैं फिर से उससे पहले की तरह यूज करूंगा और फिर से गोल्डन फोनिक्स पार्टी राइज होगी। आगे हम इनको स्लम्स में देखते हैं, जहाँ वो जेनोस को ढूंढने के लिए आए होते हैं। गायल कहता है, ये स्लम इतना बड़ा है तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है। हम यहाँ के 3 डेमी ह्यूमन बॉसेस को उसको ढूंढने के लिए हायर करेंगे। उनको स्लम्स के बारे में सब कुछ पता होता है। क्या बात है, ये तो काफी अच्छा आइडिया है एस्टन। आगे हम देखते हैं कि एस्टन सबसे पहले लिजर्ड मैन की बॉस यानी जोफिया के पास आया होता है। एक लिजर्ड जोफिया को बताता है कि ये लोग किसी को ढूंढने के लिए उनको हायर करना चाहते हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं सेंस से मिलने जाने वाली हूँ। मैं गोल्ड क्लास पार्टी द फोनिक्स उसका लीडर एस्टन हूँ। क्या घटिया क्वालिफिकेशन दे रहे हो? चलो सीधा काम की बात करो। मैं जेनोस नाम के एक पर्सन को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनने के बाद जोफिया बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। अच्छा तो तुम वो गधे जिसने सेंसे को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। तुम तो दिखने में भी एकदम डम्ब हो। ये सुनते ही एस्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोफिया पे अटैक करने लगता है। तभी लिजर्ड मैन भी तैयार हो जाते हैं। हालांकि जोफिया उनको रोकती है, यहाँ से निकलो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो उनके पास तुम्हारे जैसे गधे
से बात करने के लिए समय नहीं है। वो एक काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है। आखिर तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? और क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? चुपचाप से यहाँ से निकल। और हाँ, सेंसे के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोच भी तो तुझे काट के फेंक दूंगी। एस्टन को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो चुपचाप से यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो लिंगा और लोए के पास जाता है और उधर भी जाने के बाद उसके साथ यही हशर होता है। आगे एस्टन यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता है कि तीनों बॉसेस जेनोस से इतना प्यार क्यों करती है। एस्टन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है कि जेनोस का फेम इतना ज्यादा हो चुका है। तभी वो देखता है कि जेनोस तो उसके सामने से जा रहा होता है। एस्टन जेनोस को आवाज देता है, एस्टन और गायल, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेनोस, लग रहा है कि तुमने जैसे तैसे सर्वाइव कर लिया। मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ तो मैं, अरे सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पर क्यों? कांग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हें फिर से गोल्डन फिनिक्स में ले रहा हूँ। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, थैंक्स। हाँ, क्या तुमने अभी क्या कहा? मैंने सही तो सुना ना? तुमने मुझे मना कर दिया। हाँ, मैंने किया। पर क्यों? क्या तुम्हें ये पूछना भी चाहिए? बिना कारण का घटिया बर्ताव करना और कुछ भी पे नहीं करना, बेसिकली वहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है मैं तुम्हें वापस आने के लिए कह रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ। देखो, अगर तुम इतने ही डेस्परेट हो तो मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं तुम्हारे साथ आया करूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें मुझे पे करना होगा, ठीक है? हाँ, आखिर तुम ये क्या? हर हीलिंग के लिए 50,000 वेन, क्रिटिकल इंजरीज के लिए 1 मिलियन वेन। अगर तुम्हें डिफेंस और बफ मैजिक भी चाहिए तो कॉस्ट ट्रिपल होगी। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम कौन हो? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू है। लेकिन तभी एस्टन देखता है कि अब यहाँ पे जेनोस को सभी जानते हैं और उसे काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। जेनोस यहाँ से जाने लगता है। मैं खुद ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सच में तुम वापस नहीं आने वाले? ओ, मैं था जिसने तुम्हें लिया था। माफ कर देना एस्टन, लेकिन अभी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। एस्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि जेनोस उसे इग्नोर कर रहा है। वो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी उसमें कोई शूट कर देता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कृष्णा होती है। मेरे सामने किसी पे अटैक करने की हिम्मत? हाँ, रॉयल नाइट्स इसे अनदेखा नहीं कर सकती। हाँ कृष्णा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, पर मैं तो यहाँ पर नहीं रहता। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं गुम हो गई थी, लेकिन अच्छा ही हुआ मुझे तुम मिल गए। या एस्टन हैरान रह जाता है कि भाई रॉयल नाइट की वाइस कमांडर जेनोस के साथ इतनी फ्रेंडली क्यों है। कृष्णा एस्टन से कहती है कि दिन दहाड़े किसी पे अटैक करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ। लेकिन एस्टन भाई बहुत ही ज्यादा हरामी बंदा होता है। वो अपने इल्जाम गायन पे लगा के यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हमें जेनोस के घर में दिखाया जाता है जब सभी लेडीज यहाँ पर आई होती हैं। इन्होंने जेनोस को बता दिया होता है कि एस्टन इनके पास आया था और उनको एस्टन पे काफी ज्यादा शक हो गया था। तो इन सभी लेडीज ने अपने बंदों को उस पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन अचानक से एस्टन और गायल कहीं गायब हो गए और इनको पता नहीं है कि वो अब कहाँ पर गए हैं। लिली कहती है शायद से वो अपने घर चले गए होंगे। ऐसा होगा तो ठीक ही है, पर वो और भी ज्यादा डीपर चले गए तो हमारी दिक्कत हो सकती है। और डीपर से मतलब? उसका मतलब अंडरग्राउंड गिल्ड से है। अंडरग्राउंड गिल्ड? अब वो क्या है? वो एक ऐसा गिल्ड है जो सारे इलीगल टास्क को हैंडल करता है। गहराई का असली बॉटम जहाँ हम डेमी ह्यूमन भी नहीं जा सकते। एक सर्टेन प्राइस पे वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ड्रग डील, असैसिनेशन, रिवेंज, उनके लिए ये काम बहुत ज्यादा कॉमन है। क्या फिर अगर वो अंडरग्राउंड हिल में मदद मांगने के लिए गए हैं तो कुछ बुरा हो सकता है? अंडरग्राउंड के लोगों को हायर करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। बिल्कुल, अगर वो यहाँ पर जेनोस के लिए आए थे इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई भी फाइनेंशियल सोर्स नहीं होगा। मतलब वो लोग कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं कर सकते। हाँ, ये सुन के अच्छा लगा। तो चलो, हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर जोफिया, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? मैंने एक बार किसी से सुना था कि वहाँ पर कोई ऐसा है जो सर्टेन कंडीशन पे बिना पैसों के भी जॉब्स को ले लेता है। मुझे लगता है कि वो अपने आप को गाइड कहता है। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बॉसें चली गई होती है। काफी रात हो गई थी, लेकिन जेनोस को नींद ही नहीं आ रही थी। लिली को भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर आके चाय बनाती है और जेनोस को सुलाने के लिए वो उसको हेड मसाज दे रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो खुद ही सो जाती है। जेनोस उसे अपने कमरे में सुला देता है। बाहर आने के बाद जेनोस देखता है कि कार्मिला आके बैठी होती है। जेनोस, सो नहीं पा रहे क्या? तुम भी कहाँ पर सो पा रही हो? क्या तुम आज के अपनी गिल्ड पार्टी की मैटर की वजह से सो नहीं पा रहे हैं? तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? अगर तुम बहुत ही अच्छी हो कार्मिला, मजे लेना बंद करो। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मुझे रात को थोड़ा सा काम करना था तो सोचा था कि तुमसे बात भी कर लूं। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे बात करने के लिए आई। सच कहूँ तो एस्टन और दूसरों के बारे में मैं पूरी तरीके से भूल चुका था। जेनोस, तुमने कहा था कि तुमने हीलिंग मैजिक को स्लव्स में सीखा, ये कैसे हुआ? मैं एक कॉर्प्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था और वो एक टेरिटरी के साथ आ गई। हाँ जेनोस, वो एक फॉरबिडन सॉर्सरी है। हाँ, पर तब मैं जब बच्चा था तो मुझे रिजरेक्शन या उसके बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे टीचर ने उस हरकत के लिए मेरे सर पे एक चाटा भी मारा था। तुम्हें पता है ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन जब मैं लिविंग के साथ रहती थी तब एक आर्टिफिशियल लाइफ थी, एक ऐसी सॉर्सरी जो गोलेम को क्रिएट करे। और वो 300 साल पहले की। ये शायद तब की बात होगी जब डीमो लॉर्ड था और शायद तब मैनफिन का एक वॉर भी हुआ था। गोलेम क्रिएशन वो एक लॉस्ट डीमन सॉर्सरी से किया जाता था। वो कोर के लिए एक स्पेशल टाइप की स्टोन का यूज किया
किया करते थे, फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स को डाल के गोलेम क्रिएट करते थे। इस तरह के क्रिएशन से उनको कोई भी डर या पेन फील नहीं होता था और उनको जो टास्क दिया जाता था वो उनको बिना डरे किया करते थे। वैसे 300 साल पहले तुम कहाँ पर रहती थी कार्मिला? ये बहुत पहले की बात है, मैं भूल गई। वाह, तुम्हें इतना कुछ पता है लेकिन खुद कहाँ रहती थी उसके बारे में कुछ नहीं पता। खैर छोड़ो, लगता है कि मुझे इन सबको क्लीन करना होगा। तभी अचानक से जमीन थर-थर कांपने लगती है। हाँ, ये क्या था? ये स्लम से आया है, मैं जाके देखती हूँ। कार्मिला बाहर आती है और वो देखती कि उसके सामने एक गोलेम है। यकीन नहीं हो रहा, हम बस अभी अभी इसके बारे में बात कर रहे थे और अभी एक गोलेम स्लम्स में तबाही मचा रहा है। इसके बाद हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एस्टन गाइड के पास हेल्प के लिए आया होता है। गाइड ने भी यहाँ पर एक नया स्टोन बनाया होता है और उसको टेस्ट करना था, तो वो एस्टन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। प्रेजेंट में यहाँ पर हम देखते हैं कि गोलेम ने टाउन में तबाही मचा दी होती है। कार्मिला भी यहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों भी यहाँ पर आ जाती हैं और ये तीनों बताती है कि बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। जेनोस इनसे पूछता है कि क्या इनको पता है कि ये गोलेम आखिर आया कहाँ से है। लोए भी बताती है कि उसके ऑर्क में से किसी ने एक ने देखा था कि गोलेम स्लम्स के डीपर एरिया से आया है। ये सुनने के बाद जेनोस समझ जाता है कि ये काम शायद से अंडरग्राउंड गिल्ड का ही हो सकता है। खैर अभी वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो इन तीनों को, सारे इंजर्ड लोगों को एक जगह पे लाने को कहता है। जिसने भी किया है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि गाइड दूर से ये सब डिस्ट्रक्शन को देख रहा होता है। इससे अब बस यही देखना होता है कि जेनोस ये सब कैसे संभाल लेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों ने सभी इंजर्ड लोगों को एक जगह पे जमा कर दिया होता है। कार्मिला, मेरे हीलिंग रेंज से दूर हो जाओ। जेनोस हाइल का यूज करके सभी को हील कर देता है। यहाँ पर भाई जेनोस को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने इतने सारों को हील कर दिया है पर उसको इसका कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। जिस किसी ने भी ये डिस्ट्रक्शन किया है जेनोस को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। या गाइड जेनोस की हाइल को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या बात है, वो एक इलाइट क्लास है, उससे भी ऊपर का है। बहुत अच्छे जेनोस, मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग मेरे उम्मीद से बढ़कर कुछ कर देते हैं। खैर भले ही तुमने इंजर्ड को हील कर दिया है पर जब तक तुम गोलेम को रोक नहीं देते तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। अभी तुम क्या करोगे? पहले राउंड को तो तुम जीत गए पर क्या सेकंड राउंड को भी तुम झेल पाओगे? यहाँ पर जोफिया, लिंगा और लोवे जेनोस को बता देती है कि सभी को हील कर दिया गया है और कोई भी नहीं मरा। ये सुनने के बाद जेनोस को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। अभी वो बस इस गोलेम का अपने आप रुक जाने का वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी कार्मिला बताती है कि गोलेम अपना ऑर्डर कंप्लीट हुए बिना रुकते नहीं है। अगर किसी ने गोलेम को स्लम्स के डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया है तो वो तब तक रुकेगा नहीं। ये सुनने के बाद जेनोस का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन कार्मिला को एक बात समझ में नहीं आ रही होती। हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन जो गोलेम के कोर को बनाता है वो साउथ साइड के कॉन्टिनेंट में मिलता है जहाँ पर डीमन लॉर्ड कासल था और ब्लैक मैजिक काफी सदियों पहले ही लॉस्ट हो गया था। तो भले ही उस गोलेम को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स को बराबर यूज भी किया हो पर डायरेक्टली ऐसा गोलेम बनना ये तो नामुमकिन है। जेनोस कहता है कि अब इसके बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं है और वो इस गोलेम से लड़ने के लिए जा रहा होता है। ये देखने के बाद कार्मिला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों भी जेनोस के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। जेनोस कार्मिला से पूछता है कि गोलेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो बताते हैं कि जेनोस को गोलेम की मैजिक स्टोन जो कि कोर होता है उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये तीनों गोलेम पे अटैक करने के लिए जाती है। जेनोस इनकी एजिलिटी को बूस्ट कर देता है जिसकी वजह से इनको अपनी बॉडी बहुत ही ज्यादा लाइट फील होने लगती है। इसके बाद जेनोस इनकी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देता है और इम्पैक्ट को भी इंक्रीज कर देता है। ये तीनों मिलकर गोलेम के पैर को काट डालती है लेकिन गोलेम काफी तेजी से हील हो जाता है और वो लिंगा पे अटैक भी कर देता है। वो दूर जाके टकरा जाती है। लिंगा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं कैसे पर लगता है कि मैं ठीक हूँ। शायद से ये भी सर जेनोस का शुक्र है। मैंने काफी समय से बैटल तो नहीं की है लेकिन मुझे याद आने लगा है कि मैं ऐसे ही सपोर्ट किया करता था। आगे ये लगातार अटैक कर रही होती है। हमें पता चलता है कि जेनोस जितना इनसे दूर रहेगा उतना उसका इफेक्ट कम रहेगा, इसलिए उसे एक सर्टेन डिस्टेंस पे रहना पड़ता है। साथ ही हीलिंग, डिफेंस और एजिलिटी बूस्ट ये भले ही सेम है पर इनका एक्टिवेशन अलग होता है, इसलिए जेनोस एक साथ इनको कास्ट नहीं कर सकता। जेनोस को इनके अटैक टाइम पे बूस्ट इफेक्ट को कास्ट करना पड़ता है और इंजर्ड के टाइम पे तुरंत हीलिंग को कास्ट करना पड़ता है। जेनोस यहाँ पर नोटिस करता है कि गोलेम को रीजनरेट होने में एक सर्टेन टाइम लग रहा है। सभी सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसके पैर पर अटैक करो। ये तीनों मिलकर गोलेम पे पैर पर अटैक कर देती है। वो नीचे गिरने लगता है। अरे नहीं सेंसे, वहाँ पर एक छोटी लड़की है। क्या? जेनोस बहुत ही तेजी से लड़की की तरफ जाने लगता है। अरे नहीं, क्या मैं समय पर पहुँच पाऊंगा? तभी हम देखते हैं कि ये गोलेम अपने व्हील पे साइड में गिरता है जिससे लड़की को चोट ना पहुँचे। लड़की यहाँ से भाग जाती है। यहाँ गाइड हैरान हो जाता है कि जेनोस सेकंड राउंड में भी जीत गया लेकिन अभी फाइनल अटैक रह गया होता है और इसमें गाइड को पूरा यकीन हो रहा होता है कि इस वाले राउंड में जेनोस हार ही जाएगा। जेनोस गोलेम को एग्जाम कर रहा होता है। कार्मिला भी हैरान थी कि गोलेम अपने विल पे कैसे काम किया क्योंकि गोलेम सिर्फ ऑर्डर को ही मानते हैं। जेनोस गोलेम को एग्जाम कर लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कार्मिला से कहता है, कार्मिला क्या होगा अगर कोई इन परफेक्ट मैजिक स्टोन से लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश करे तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा? एक मिनट जेनोस, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हैं? मैंने गोलेम को स्कैन कर लिया है। मैजिक स्टोन जो गोलेम के लेफ्ट ब्रेस्ट
में है वो एस्टोन के अंदर है। यहाँ गाइड समझ जाता है कि जेनोस को उसके क्रिएशन के बारे में पता चल चुका है। गाइड बताता है कि इन परफेक्ट मैजिक स्टोन को लिविंग ह्यूमन बीइंग के साथ कंबाइन कर दिया तो इनकी कॉम्बिनेशन से एक नया कोर तैयार हो जाता है। ह्यूमन बीइंग अपने कॉम्प्लेक्स थॉट्स को सहन नहीं कर पाते, इसलिए गाइड ने भी एस्टन को स्टोन के साथ ऐसे मर्ज कर दिया है कि एस्टन अपना रिवेंज ले। तो जेनोस अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने पार्टी मेंबर को खत्म करोगे? जेनोस यहाँ पर फैसला कर लेता है कि अब वो अकेला ही एस्टन से भिड़ेगा, लेकिन ये तीनों कहती है कि वो अभी भी फाइट करना चाहती है। जेनोस इसको समझाता है कि सिर्फ वही है जो इस मैटर को सेटल कर सकता है। ये तीनों समझ जाती है और यहाँ से चली जाती है। लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा, सनराइज होने वाला है और मुझे सूरज की रोशनी उतनी पसंद नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। ऐसा मत समझो कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता हो रही है, लेकिन फिर भी मैं चाय के लिए तुम्हारा वेट करूंगी। कार्मिला भी यहाँ से चली जाती है। गोले में उठ जाता है। एस्टन, अभी हम दोनों ही यहाँ पर हैं। जब तुम मुझे यहाँ स्लम्स में बुलाने के लिए आए थे तभी से शुरू हुआ है ना? तुम्हारे जैसा कोई घटिया इंसान किसी बच्चे की जान बचाए, ये देखने में थोड़ा सा ऑड लगा। मैंने सुना था जब गिल्ड ने एक बार मेंशन किया था कि मेडिसिन अफोर्ड न करने की वजह से तुम्हारी छोटी बहन मारी गई थी और इसलिए तुम्हें पावर और पैसे चाहिए थे। क्या वो छोटी बच्ची, उसको देख के तुम्हें अपनी बहन की याद आई? क्या अभी भी तुम्हारे अंदर कोई ह्यूमैनिटी बची है? पर जेनोस देखता है कि एस्टन अभी भी रेज से भरा हुआ है। वो उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जेनोस अपने नाइफ को समन करता है। पहले वो गोलेम के 2 हाथ को काट डालता है, उसके बाद एक बड़ा सा पावरफुल स्ट्राइक करके वो गोलेम के सीने को चीर देता है। यहाँ पर अंदर हम देखते कि एस्टन अभी भी जिंदा होता है। हम फिर से मिल गए। आज आखिरी दिन होगा जब मैं तुम्हारा चेहरा देखने वाला हूँ। जेनोस एस्टन के सीने में एक स्लैश मार देता है। ये देखने के बाद गाइड हैरान हो जाता है कि जेनोस ने बिना हिचकिचाहट के डायरेक्ट एस्टन पे वार कर दिया। गाइड ने इन सब की उम्मीद नहीं की थी। खैर वो यहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है। गाइड यहाँ पर देखता है कि जेनोस ने एस्टन को खत्म नहीं किया है। वो एस्टन को तुरंत हिल करते हुए उन पार्ट को कट कर रहा होता है जहाँ मैजिक स्टोन फ्यूज है, ताकि एस्टन मरे भी नहीं और उसके बॉडी से स्टोन भी निकल जाए। ये देखने के बाद गाइड पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि जेनोस ने ऑलरेडी इतने सारों को हील किया, स्लम बॉसेस को बूस्ट किया, इसके बावजूद वो ये सब कर पा रहा है। नामुमकिन है, क्या कोई इतना कैपेबल हो सकता है? जो मैं देख रहा हूँ मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा। एस्टन जेनोस से पूछता है कि आखिर वो उसको क्यों बचा रहा है। क्या तुम्हें पता भी है कि इतना जो डैमेज हुआ है उसका तुम्हें कितना कॉस्ट आएगा और तुम इस सब की भरपाई भी नहीं कर पाओगे? तो सब कॉस्ट तुम्हारे कोलैबोरेटर से कलेक्ट की जाएगी। तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक तुम इन सब के लिए कन्फेस नहीं करते। ये तो पहला रीजन था। दूसरा ये है कि भले ही तुम एक घटिया इंसान हो, पर तुमने मेरे लिए 2 अच्छी चीजें की है। तुमने मुझे स्लम से निकाला और मेरे सर्विस के लिए एक गोल्ड कॉइन दिया। उस सिंगल गोल्ड कॉइन की वजह से मैं लिली को बचा पाया और अपना क्लिनिक शुरू किया और मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। एक और चीज, और ये सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से मैं तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। जेनोस एस्टन के कोर पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है, जिसकी वजह से स्टोन टूट जाता है। एस्टन यहाँ पर अपनी सारी गलतियों को समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि जेनोस कितना ज्यादा महान है। एस्टन सब कुछ लॉस्ट कर चुका था, लेकिन फिर भी जेनोस को उम्मीद थी कि वो जिए। एस्टन पूरे दिल से जेनोस से माफी मांगता है। जेनोस उसे माफ कर देता है, लेकिन तभी वो कहता है, एस्टन अब जबकि तुम पूरे तरीके से नॉर्मल हो गए हो तो मुझे होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एबिलिटी बूस्ट 10 टाइम। एस्टन, तुम्हें जिंदा छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम्हारी गलतियों के लिए मैं तुम्हें एक जोरदार पंच करूं। जेनोस भाई माफ कर दे, और गलती तो इंसान से ही तो होती है। लेकिन जेनोस एस्टन के मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो नंगा हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते कि यहाँ पर कृष्णा आ जाती है। उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। एस्टन के कारनामों के लिए वो उसे अरेस्ट करने के लिए आई होती है। जेनोस भाई काफी ज्यादा थका था, तो ये तीनों उसको घर ले जाने में हेल्प कर रही होती है। या गाइड अपनी जगह पे निकल जाता है। आगे सभी घर आ जाते हैं। लगता है कि तुम बच ही गए। माफ कर देना, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, लेकिन तुम तो फिर से वापस आ ही गए। जेनोस, कार्मिला ये सब कह रही है, पर तुम लेट हो गए, इससे वो बहुत ही ज्यादा चिंता में थी। वो घर में इधर उधर बस घूमी जा रही थी। बेवकूफ लिली। जेनोस ये सब कुछ झूठ बोल रही है। सब कुछ पता चलने के बाद मैं भी थोड़ी सी चिंता में थी, लेकिन मुझे यकीन था कि जेनोस तुम संभाल ही लोगे। अगले दिन कृष्णा जेनोस को बता रही होती है कि कल रात के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता चला है कि उन सब के पीछे गाइड था। उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला। जिस लोकेशन में वो एस्टन से मिला था वो जगह भी डिस्ट्रॉय हो गई है। रॉयल नाइट्स ने उसे अब एक डेंजरस इंडिविजुअल की कैटेगरी में डाल दिया है। खैर कृष्णा को लग रहा होता है कि जिस तरीके से गाइड ने अपने ट्रायल्स को मिटा दिया है, तो अभी कुछ समय के लिए वो सरफेस पे वापस नहीं आने वाला। ये तीनों जेनोस को बताते हैं कि गाइड अभी के लिए तो चला गया है, लेकिन वो पक्का फिर से कभी ना कभी तो आएगा है, तो इन सभी को उसके लिए तैयार रहना होगा। खैर आगे जेनोस इन सभी को यहाँ से निकल देता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा थका हुआ था और वो थोड़ी शांति भरा माहौल चाहता था। आगे लिली जेनोस को कह रही होती है कि उसके थकान को मिटाने के लिए उसके पास एक
एक आइडिया है, लिली कुछ बता पाए। तभी यहाँ पर जोफिया आ जाती है और वो जेनस से कहती है कि सेंसेई गोलेम के अटैक के बाद हम सभी काफी ज्यादा थके हुए हैं, तो क्यों ना हम हॉट स्प्रिंग में चले, मुझे लगा कि इससे आपको कुछ अच्छा लगेगा। जेनस के भी ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली इससे काफी ज्यादा नाराज हो गई होती है, क्योंकि वो भी जेनस के इसी चीज के बारे में पूछने वाली थी। इसके बाद इसी आइडिया को लेके लिंगा, लोवे और कृष्णा भी यहाँ पर आके चली जाती है। जेनस भाई हैरान हो जाता है कि ये सभी हॉट स्प्रिंग का आइडिया लेके कैसे आई। तभी उसे याद आता है कि लिली भी उसे कुछ बता रही होती है। वैसे लिली तुम मुझे कुछ कह रही थी, छोड़ो अभी कुछ नहीं कहना मुझे। आगे हम देखते हैं कि कार्मिला भी हॉट स्प्रिंग में जाने वाली होती है। आगे रात को हम देखते हैं कि जेनस मस्त से हॉट स्प्रिंग में बात ले रहा होता है और थोड़ी देर बाद एक एक करके ये तीनों भी यहाँ पर आ जाती है। इन तीनों में यहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हो गया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शायद जेनस का खड़ा हो गया होता है। तभी कृष्णा भी यहाँ पर आ जाती है और वो इनसे कह रही होती है कि ये बात तो मेंस के लिए है, तो आखिर तुम डेमी ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रही हो। जोफिया कहती है कि अगर ये मेंस का बात है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हाँ, तुम यहाँ पर जेनस को देखने के लिए आए हो है ना। नहीं नहीं, मैं तो गलती से मेंस की बात में आ गई। ये तीनों अपनी फाइट में कृष्णा को भी ले लेती है। जेनस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के इनसे कहता है कि वो वुमेन्स के बात में चली जाए। ये सभी वुमेन्स के बात में आ जाती है। यहाँ पर हम उमिन को भी देखते हैं। लिली और कार्मिला भी यही पर होती है। आगे सभी खाना वगैरह खा लेते हैं। जेनस लिली को सलाह देता है और यहाँ कार्मिला के पास आ जाता है। वो कार्मिला से पूछता है कि वो इतनी दूर तक कैसे आ पाई। कार्मिला एक स्टाफ को दिखाती है और बताती है कि उसकी बॉडी इथेरियल है, इसलिए वो जिस भी ऑब्जेक्ट से अटैच होती है उसको पोजेस कर सकती है। आगे हमें सुबह दिखाया जाता है। तब यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होने का आवाज आ जाता है। उमिन यहाँ पर आ जाती है और उसे पता चलता है कि फायर मैजिक क्रिस्टल ब्लास्ट हो गए और इस लेडी के पति इंजर्ड हो चुके हैं। उमिन लेडी से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं एक हीलर हूँ, मैं अभी इनको हील कर देती हूँ। उमिन इंचार्टेशन करके पर्सन के हाथ को हील कर रही होती है, लेकिन उमिन का हीलिंग मैजिक उतना इफेक्टिव नहीं था। वो बताती है कि हीलिंग में टाइम लग जाएगा और इस बंदे के हाथ के घाव देखने के बाद उसे लग रहा था कि अभी वो कभी फिर से नाइफ को पकड़ पाएंगे। तभी यहाँ पर जेनोस आ जाता है। उमिन जेनोस से कह रही होती कि सिटी के सेंटर में रॉयल हॉस्पिटल की एक ब्रांच है, वहाँ पर काफी ज्यादा एडवांस हीलिंग मैजिक सर्कल है, तो क्या वो वहाँ तक ले जाने के लिए इस पर्सन को उठाएगा। लेकिन ऐसे घाव को हीलिंग करना जेनोस के लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। वो यहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बंदे को पूरे तरीके से हील कर देता है। पहले उमिन ने जेनोस की हीलिंग को नोटिस नहीं किया होता। वो कह रही होती कि कोई ऐसे इंजर्ड व्यक्ति को छोड़ के कैसे जा सकता है। तभी वो बंदा उठ जाता है। ये देखने के बाद उमिन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कह रही होती कि क्या मेरी स्पेल की वजह से इनका हाथ ठीक हुआ है। लेकिन ये बात उमिन को भी पता होता है कि उसके लिए इतने इंजर्ड हाथ को हील करना ये नामुमकिन है। वो समझ जाती है कि जेनोस ने इसको हील कर दिया है। उमिन हद से ज्यादा हैरान हो जाती है कि जेनोस ने बिना किसी इंचार्टेशन के घाव को हील कर दिया। उसे पता होता है कि ऐसा सिर्फ एक सेंट या एक इलाइट रैंक का हीलर ही कर सकता है। आगे हमें रॉयल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जब उमिन एक इलाइट हीलर बेकर को जो कुछ भी हो उसके बारे में बता देती है। एक इलाइट हीलर जो बड़े बर्न को तुरंत ही हील कर पाए। हाँ, यकीनन ये काफी बड़ी बात है। इस कंट्री में बस 10 ही है जो ऐसा कर पाते हैं। बेकर उमिन को जेनोस के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताने को कहता है। उमिन को जेनोस के बारे में कुछ खास ज्यादा पता नहीं होता। वो बताती कि उसने एक ब्लैक ऑरेंज टाइप का कोट पहना था। ये सुनने के बाद बेकर तुरंत ही जेनोस को ढूंढने का सोच लेता है। बेकर इतना तो समझ गया होता है कि अगर जेनोस के पास कोई भी हीलिंग का लाइसेंस नहीं है, यानी वो स्लम्स से है। आगे हम देखते हैं कि बेकर एक पेशेंट बन के जेनोस के पास आ गया होता है। जेनोस बेकर को स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि बेकर के अंदर तो एक रेड लंग्स नाम का इन्फेक्शन है, जो कि काफी साल पहले सबको हुआ था। लेकिन जेनोस को ये थोड़ा सा अलग भी लगा। ये सब सुनने के बाद बेकर जेनोस को अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता देता है। तभी उमिन भी यहाँ पर आ जाती है। बेकर जेनोस को बता देता है कि उसने रेड लंग का सिम्टम्स जैसा एक ड्रग लिया था। बेकर ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि स्लम्स के लोग काफी ज्यादा सावधान हैं, लेकिन उसे लगा था कि अगर कोई सीरियसली बीमार होगा तो वो उसकी हेल्प जरूर करेंगे और बेकर का ये प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। खैर, बेकर एंटीडोट ले लेता है तो अभी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेनोस पूछता है कि वो ड्रग उसको कहाँ पर मिली। बेकर बताता है कि उसने उसको खुद ही बनाया है। आगे जेनोस को ये भी पता चलता है कि रेड लंग का इलाज डॉक्टर बेकर नहीं किया था, उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई थी और इसलिए डॉक्टर बेकर हीलिंग में उतने कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक इलाइट हीलर का टाइटल दिया गया है। बेकर के यहाँ आने का मेन कारण था ये कोट। क्या वो कोट तुम्हारा है? हाँ, पर ओरिजिनली ये मेरे टीचर को बिलोंग करता है। तुम्हारे टीचर का नाम क्या था? पता नहीं, उन्होंने एक्चुअली कभी बताया नहीं। हमें पता चलता है कि जेनोस का टीचर और बेकर साथ में काम किया करते थे। बेकर या जेनोस को एक केस के लिए रॉयल हॉस्पिटल में काम करने के लिए कहता है। ये सुन के जेनोस थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते कि ये तीनों यहाँ पर आ जाती है। जेनोस इनसे पूछता है कि तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रही हो। जोफिया जेनोस को ऊपर के रेड फ्लैग के बारे में बताती है। जेनोस समझ जाता है कि रेड फ्लैग यानी इमरजेंसी, ये कार्मिला ने ही लगाया होगा। ये सभी बेकर की बैंड बजाने के लिए तैयार हो जाती है। बेकर भाई हैरान हो जाता है कि सभी जेनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए आई है। वो जेनोस से कहता है कि इतिहास में ऐसा कोई भी हीलर नहीं है जिसको ऐसी प्रोटेक्शन मिली हो। खैर, बेकर जेनोस के साथ ऑफिशियल डील या कमीशन करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जेनोस भी बेकर के ऑफर को
एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनने के बाद जोफिया हैरान हो जाती है। जेनोस उसे समझाता है कि इनको उसके अंडरग्राउंड सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। साथ में वो ये भी बताता है कि वो डॉक्टर बेकर ही थे जिन्होंने स्लम्स में रेड लंग्स के वक्त स्लम्स वालों की हेल्प की थी। ये सुनने के बाद ये लोग जेनोस की बात मान जाते हैं। जेनोस समझ गया होता है कि बेकर उसके टीचर को जानते हैं। बेकर जेनोस से कहता है कि वो आगे समय आने पर उसके टीचर के बारे में उसे बताएंगे। आगे जेनोस रॉयल हॉस्पिटल में आ जाता है। पहली बार वो ऐसी जगह पे आया है इसलिए वो थोड़ा सा हैरान था। जेनोस यहाँ पर एक स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट बन के आया होता है। सबसे पहले बेकर जेनोस को अपने लैब में ले आता है। या जेनोस को उसके मिशन के बारे में पता चलता है कि उसे एक मिसिंग पर्सन को ढूंढना है। जेनोस कहता है ट्रैकिंग मेरी स्पेशलिटी नहीं है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मैं बस तुम्हें टीम के साथ रह के जितना इन्फॉर्मेशन जमा हो सकती है उसे इकट्ठा करने को कह रहा हूँ। वैसे स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट रॉयल हॉस्पिटल में सारे प्रोग्राम के मैनर को अटेंड कर सकते हैं जो कि नॉर्मल स्टूडेंट नहीं कर पाते। मैं सोच रहा हूँ कि तुम क्लासेस को अटेंड करो, इससे कोई इंटेल मिलना आसान होगा। क्या आपको इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाए? यहाँ पर तुम्हारा नाम जीनो है जो कि एक दूसरे देश से आया है, समझे? और आपको लगता है कि इतना काफी होगा? तुम एक हीलाइट हंटर हो तो ये टाइटल भी तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। सिक्योरिटी वगैरह तुम पे ज्यादा शक नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे हाथ से अगर कोई कांड हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी जिसने मुझे यहाँ पर रिकमेंड किया है, राइट? हमारे नसीब साथ ही जुड़े हुए हैं। खैर देखा जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जेनोस को यहाँ पर एक रूम भी दी गई होती है। बेकर ने लिली को भी यहाँ पर बुला लिया होता है ताकि जेनोस को अकेला सा महसूस ना हो। उमिन यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्मिला भी यहाँ पर आई होती है। कार्मिला यहाँ पर सभी की सभी हीलर्स है। किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें वैनिश कर देंगे। हाँ चिंता मत करो, सभी तुम्हारे जैसे हाई हीलिंग वाले नहीं होते। अगले दिन हम देखते हैं कि जेनोस उमिन के साथ कैंटीन में खाना खा रहा होता है। वो उमिन से पूछता है कि नॉर्मल हीलर लाइसेंस कैसे मिलता है। उमिन बताते हैं कि सबसे पहले हीलिंग प्रिपरेटरी स्कूल में हीलर के तौर पर एग्जाम देनी होती है। अगर वहाँ पर पास होते हैं और कुछ साल हीलिंग को सीखते हैं तो एक हीलिंग एग्जाम होती है, उसको पास करने के बाद लाइसेंस मिल जाता है। ये सब सुनने के बाद तो भाई जेनोस का सर ही घूम जाता है। आगे उमिन बताती है कि लाइसेंस मिलने के बाद रॉयल हॉस्पिटल के ब्रांच में असाइन किया जा सकता है या एडवेंचर लाइसेंस लेने के बाद फील्ड में काम भी कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट एरिस्टोक्रेट के लिए भी काम करते हैं या आर्मी में भी ज्वाइन हो जाते हैं और ये सब कुछ रॉयल हॉस्पिटल में सिखाया जाता है। रॉयल हॉस्पिटल इन सब चीजों को हैंडल करता है। ये सुनने के बाद जेनोस का सर और भी ज्यादा दुखने लगता है। आगे जेनोस उमिन से मिसिंग बंदे के बारे में पूछता है। उमिन बताती है कि उसका नाम ऑर्फेड है और वो उसका अपर क्लासमेट है। वो एक एडवांस हीलर है जो कि लेबोरेटरी का डिप्यूटी हेड भी है। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और काइंड भी है। डॉक्टर बेकर ने ये भी कहा था कि रेड लंग के इलाज को बनाने में उसने बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। तब यहाँ पर कोई आ जाता है। वो कौन है? प्रोफेसर गोल्डरन। वो रॉयल हॉस्पिटल के वाइस डायरेक्टर और क्लास 7 के एडवांस हीलर है। अब ये क्लास 7 क्या है? हीलिंग का एक लेवल है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, और ये सभी 7 क्लासेस में डिवाइड है। एक क्लास 7 का एडवांस हीलर एक इलाइट हीलर से बस थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है। आगे जेनोस को उमिन से ये भी पता चलता है कि एफ्रेड के गायब होने के पीछे गोल्डरन का भी कुछ लेना देना हो सकता है। गोल्डरन टैलेंटेड इंडिविजुअल को जमा कर रहा था। उसने एयरफोर्ड को भी बुलाया था। प्रोफेसर गोल्डरन ने ऑलरेडी डॉक्टर बेकर को रेड लंग के क्योर को मैन्युफैक्चर करने में काफी ज्यादा पैसे दिए थे, तो डॉक्टर बेकर को गोल्डरन का उन पे कर्ज है ऐसा फील हुआ। साथ ही एफ्रेड ने भी ये सोचा था कि अगर वो गोल्डरन के साथ रहेगा तो वो अपने टैलेंट को और भी ज्यादा एक्सपांड कर पाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद ऑर्फेड गायब हो गया। तभी यहाँ पर क्रेसन नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि उमिन का क्लासमेट होता है। हमें पता चलता है कि ये गोल्डरन फैक्शन का अप्रेंटिस होता है और इस बात का इसको कुछ ज्यादा ही घमंड था। ये जेनोस को भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। आगे जेनोस अपने क्लास में जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी हमें उसका एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनोस एक डेड पर्सन पे हीलिंग मैजिक को यूज कर रहा था। तभी जेनोस के टीचर उसके सर में एक पंच मारते हैं और उसे कहते हैं कि डेड पर्सन पे अपने पावर को यूज मत करो। आगे हम देखते हैं कि ये एक फॉरेस्ट में रहते थे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जेनोस के साथ एक और भी उसका फ्रेंड था। इसके बाद हमें सीधा जेनोस को क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ टीचर अनडेड का कुछ टॉपिक समझा रहे होते हैं। यहाँ पर हम आपकी तरह ही भाई स्टूडेंट को ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहे होते हैं। टीचर जो भी बता रहे होते हैं उससे ज्यादा तो जेनोस को ऑलरेडी पता था। क्लास खत्म होने के बाद टीचर सभी से कहती है कि क्या किसी को कोई सवाल पूछना है। एक बंदा व्रत के बारे में पूछता है। टीचर बताती है कि व्रत के बारे में इनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि व्रत अनडेड में सबसे हाईएस्ट रैंक के होते हैं। व्रत के बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है क्योंकि उनका कोई आई विटनेस है ही नहीं। दूसरा कारण ये भी है कि जो भी पार्टीज उनको चैलेंज करने के लिए गई थी वो सब की सब खत्म हो गई। ये सुनने के बाद स्टूडेंट काफी हैरान हो जाते हैं। टीचर आगे कहती है कि अगर कभी भी व्रत को देखो तो बस भाग जाना चाहिए, यही बेस्ट है। ये सब सुनने के बाद तो जेनोस सोच रहा होता है कि उसे तो कार्मिला को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। खैर आगे टीचर पूछते कि अगर तुम में से किसी ने अनडेड से फाइट की है तो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। हम देखते हैं कि क्रेसन खड़ा हो जाता है। पहले वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो गोल्डन लेबोरेटरी का मेंबर है। आगे वो बताता है कि वो कुछ
कुछ सालों से एडवेंचरर है और उसने अभी तक 30 घोस्ट को हराया है। ये सुनने के बाद सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी क्रेसन जेनोस से पूछता है कि स्पेशल रिसर्चर तुमने कितनों को हराया है। जेनोस अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर उसे ज्यादा अटेंशन नहीं लेना चाहिए, वैसे तो वो एक साथ 50 को हरा सकता है, पर वो यहाँ सभी को बताता है कि उसने एक साथ 30 घोस्ट को हराया है। ये सुनने के बाद क्रेसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जेनोस को ये बात समझ में आती है कि क्रेसन ने अभी तक 30 को हराया है, ना कि एक साथ। जेनोस की बात से तो भाई टीचर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो जेनोस को और भी ज्यादा डिटेल में बताने को कहते हैं। जेनोस बताता है कि वो अंडरग्राउंड लिब्रियंथ में गया था, वहाँ पर काफी सारी घोस्ट थे और उनको एक साथ हराने के लिए बेस्ट रास्ता हीलिंग ही था। जेनोस की बात सुनने के बाद टीचर हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि गोल्ड क्लास पार्टी भी उस लिब्रियंथ में जाने से डरते हैं। आगे दूसरा क्लास शुरू होने वाला होता है। क्रेसन को यहाँ पर जेनोस की बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता और उसे जेनोस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अगली क्लास शुरू हो जाती है। यहाँ पर हीलिंग मैजिक सर्कल के बारे में सिखाया जा रहा होता है। क्लास खत्म हो जाती है। टीचर कहती है कि अगर कोई आगे अपना बेस्ट सर्कल बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। क्रेसन फिर से आगे आ जाता है और एक मैजिक सर्कल को बना देता है। टीचर को उसका मैजिक सर्कल काफी अच्छा लगता है। वो क्रेसन को अपने लेबोरेटरी में ज्वाइन होने को कह रहे होते हैं, पर क्रेसन कहता है कि मैं ज्वाइन नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी प्रोफेसर गोल्डरन के लिए काम करता हूँ। तभी क्रेसन जेनोस की बेइज्जती हो इसलिए उसकी तरफ इशारा करके कह रहा होता है कि टीचर नया स्पेशल रिसर्चर कुछ मैजिक सर्कल को दिखाना चाहता है। जेनोस यहाँ पर सर्कल बनाने के लिए आ जाता है। उसके टीचर ने एक बार उसे मैजिक सर्कल बनाना सिखाया था, वो इसी को ड्रॉ कर देता है। क्रेसन जेनोस के मैजिक सर्कल को देख के हंस रहा होता है क्योंकि ऐसा मैजिक सर्कल उसने कभी भी देखा ही नहीं था। उसको यह एकदम बेकार लग रहा होता है। लेकिन तभी टीचर जेनोस के मैजिक सर्कल को देख के हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मैजिक सर्कल सिंपल हीलिंग मैजिक से बियॉन्ड है। टीचर को पता होता है कि ये मैजिक सर्कल बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उनको ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होता। जेनोस उनको समझाता है कि वो वाला एरिया बॉडी के पार्ट को रीजनरेट कर सकता है। ये सुन के टीचर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा मैजिक सर्कल भी हो सकता है, लेकिन उनको ये भी लग रहा होता है कि इस मैजिक सर्कल को कोई एक्टिवेट ही नहीं कर सकता क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा माना लगता होगा। लेकिन जेनोस उनको इस मैजिक सर्कल को एक्टिव करके भी दिखा देता है। जेनोस टीचर से कह रहा होता है कि मैजिक सर्कल को कास्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, डायरेक्ट हीलिंग कर देना ये सिंपल है। टीचर भाई जेनोस से कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लेबोरेटरी में ज्वाइन हो जाओ। ये देखने के बाद क्रेसन को जेनोस पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे हमें प्रोफेसर गोल्डरन को दिखाया जाता है, जो एक टीचर उसको बताते हैं कि स्कूल में एक इंटरेस्टिंग स्टूडेंट आया है जिसके बारे में र्यूमर्स चल रहे हैं कि वो 30 घोस्ट को एक साथ हराने के कैपेबल है। उसका नाम जेनो है और वो इस साल का स्पेशल रिसर्चर स्टूडेंट है। लेकिन भाई प्रोफेसर को इस बात पे कोई ज्यादा यकीन नहीं हो रहा होता। तब यहाँ पर और एक टीचर आ जाते हैं और वो बता देते हैं कि सुला के ग्रेवयार्ड में काफी अनडेड होने की रिपोर्ट मिली है। गोल्डरन कुछ हीलर को इस मैटर के लिए असाइन करने को कहता है। तभी वो जेनो को भी इस मिशन में जाने को कहता है ताकि वो देख सके कि उसके बारे में रूमर सच है या नहीं। अगर जेनोस के बारे में रूमर सच हो जाएंगे तो गोल्डरन उसे यहाँ पर एक अच्छे से स्पॉट पे रखने वाला होता है। आगे हमें जेनोस को दिखाया जाता है। वो इन दोनों को इन्फॉर्म कर देता है कि उसे अनडेड को खत्म करने के लिए जाना है। यहाँ पर खाना खाने के बाद रात में हमें सुला ग्रेवयार्ड के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि इस मिशन के लिए क्रेसन भी आया होता है। इनके सामने कई सारे घोस्ट आए होते हैं। क्रेसन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। खैर वह सभी को आगे बढ़ के घोस्ट को खत्म करने को कहता है। काफी हीलर इंचार्टेशन करके घोस्ट को खत्म कर रहे होते हैं। तभी इनको बहुत ही सारे घोस्ट घेर लेते हैं। क्रेसन भाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जेनोस हाई हील का यूज करके सभी घोस्ट को खत्म कर देता है। ये बढ़िया है, वो सभी एक जगह पे आ गए हैं। इससे उनको खत्म करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ओमिन ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी हम देखते कि क्रेसन इसका क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है कि ये उसने किया। सभी हीलर हैरान हो जाते कि भाई क्रेसन ने ये किया। ओमिन सबको सच बताने जा रही होती है, पर क्रेसन टॉपिक को चेंज कर देता है और वो तुरंत सभी हीलर को जाके इस बात को टीचर को बताने को कहता है। हीलर जाने लगते हैं। सेना मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, आखिर तुम्हारा क्या सीन है? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे जैसे को ऑब्जर्व करने को कहा गया है। क्या मुझे ऑब्जर्व? हाँ कुछ नहीं, काम हो चुका है, अब यहाँ से चलो। लेकिन तभी जेनोस बताता है कि अनडेड अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। अब सभी हीलर को लग रहा था कि भाई क्रेसन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसे इस ज़ॉम्बी किंग को हराने को कह रहे होते हैं। क्रेसन लगता है कि उनको तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। तो मैंने कमी नहीं कही कि क्लासमेट होने के बावजूद भी तुम मेरी हेल्प नहीं करने वाली। क्या तुम्हें सच में मेरी जैसी किसी की हेल्प चाहिए? हाँ चिंता मत करो, मैं भी समझ गया, मैं इंटरफेयर नहीं करने वाला। क्रेसन की भाई यहाँ पर पूरी तरीके से वाट लग गई होती है। वो चिल्ला के दूसरे स्टूडेंट को और हीलर को बुलाने को कहता है। वो बड़ी हिम्मत करके ज़ॉम्बी किंग को लड़ने के लिए आया होता है। वो इंचार्टेशन करके अपने एक सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को कर देता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। ज़ॉम्बी किंग क्रेसन पे अटैक करने लगता है। वो उससे बच के भाग रहा होता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग क्रेसन को कुछ हिट कर देता है और क्रेसन को वो पकड़ भी लेता है। सिचुएशन अब सीरियस हो गई
होती है तो जेनोस यहाँ पर अपना मेगा हिल को एक्टिव करके कुछ ही पल में ज़ॉम्बी किंग को हरा देता है। क्रेसन भाई अभी भी बहुत ही अकड़ू रहता है। वो जेनोस से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हेल्प किसने मांगी। उमिन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसे चिल्ला के कह रहे थे कि मेरी हेल्प करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनोस के मेगा हिल का इफेक्ट हल्का सा यहाँ पर कार्मिला को भी हो गया था। आगे कुछ देर बाद जेनोस घर आ गया होता है। उसने कार्मिला को सब कुछ बता दिया होता है कि क्या क्या हुआ। ये सब सुनने के बाद कार्मिला कहती है कि शायद उसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो ज़ॉम्बी किंग आया था, क्योंकि अनडेड और ज्यादा पावरफुल अनडेड की ओर आकर्षित होते हैं। और भाई कार्मिला यहाँ पर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन कार्मिला की वजह से वो ज़ॉम्बी किंग का इंसिडेंट हुआ था। तो कार्मिला जेनोस से पूछती कि क्या वो उसे अभी घर से निकाल देगा, पर वो कहता है कि नहीं। उल्टा कार्मिला के ऐसे एबिलिटी को जानने के बाद वो तो उसे अपने साइड में ही रखेगा कहता है। ये सुनने के बाद कार्मिला थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। जेनोस से पूछता है कि क्या हुआ। कार्मिला यहाँ से जाते हुए कहती है कि एक व्रत को अपने साइड में रखना, यकीनन तुम अजीब ही इंसान हो। अगले दिन यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर क्रेसन की तारीफ कर रहे होते हैं। क्या बात है क्रेसन, लगता है कि अनडेड के मिशन में तुमने काफी अच्छा काम किया है। दूसरे स्टूडेंट जो तुम्हारे साथ ज्वाइन हुए थे वो तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। हाँ मतलब सर तुमने तो काफी अच्छा काम किया है। मतलब वो स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट जनो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। ठीक है, ऐसे ही प्रोफेसर के लिए अच्छे काम करते रहो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सर एक्चुअली बात ऐसी है कि उस स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट ने ही अनडेड झुंड को और ज़ॉम्बी किंग को हराया है। हाँ तुम ये क्या कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुझे बस इतना ही कहना है, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। हाँ मैंने ये कर लिया, अब हम सेमी लेवल पर है स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट। इसके बाद हमें बेकर को दिखाया जाता है, जहाँ वो जेनोस को बताता है कि जेनोस को गोल्ड रन के रिसर्च लैब में बुलाया गया है। शायद से ज़ॉम्बी किंग के इंसिडेंट की वजह से गोल्ड रन का ध्यान अब उस पे आया है। खैर इनके लिए तो ये अच्छा ही होता है, क्योंकि जितना ज्यादा ये गोल्ड रन के क्लोज होंगे उतना इनका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। गोल्ड रन से मिलने से पहले बेकर उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जेनोस को बताता है। जैसे गोल्ड रन या हॉस्पिटल में एक बड़ी हस्ती है जो रॉयल हॉस्पिटल के ज्यादातर सपोर्ट को कमांड करता है। वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलता। और जब बात अथॉरिटी और ऑनर की आती है तो इस मामले में गोल्ड रन बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है। जेनोस पूछता है कि गोल्ड रन तो बस एक एडवांस हीलर है और आप एक इलाइट हीलर है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आप होने चाहिए। बेकर बताता है कि पॉलिटिकल्स पावर और टाइटल को इक्वली ट्रीट नहीं करते। बेकर को उसका इलाइट हीलर का टाइटल दवाइयों को डेवलप करने की वजह से मिला है। खैर आगे जेनोस कहता है कि अभी उसे गोल्ड रन से मिलने के लिए जाना चाहिए। ये दोनों उसको गुड लक कहते हैं। यह प्रोफेसर गोल्ड रन के पास आने के बाद हमें पता चलता है कि ये टीचर गोल्ड रन का सेकंड सेक्रेटरी है। गोल्ड रन सीधा जेनोस से पूछता है कि अच्छा तो तुम हो स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट, आखिर तुम क्या कर सकते हो। हाँ हीलिंग, बस मैं यही कर सकता हूँ। हाँ बस इतना ही, ये तो हर कोई कर सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई हायर पावर है तो तुम्हें कुछ ज्यादा हाई के लिए एम करना चाहिए। तुम्हें तो पता ही होगा कि इस कंट्री में हीलर को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। ये सुन के जेनोस थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ उसे पता ही नहीं था। खैर जेनोस कितना काबिल है ये जानने के लिए गोल्ड रन उसे वही सर्कल ड्रॉ करने को कहता है जो उसने क्लासरूम में किया था। जेनोस मैजिक सर्कल को ड्रॉ कर देता है। सेक्रेटरी पेपर को गोल्ड रन को देता है। जेनोस पूछता है कि आखिर इससे क्या प्रूफ होगा। इससे तुम्हारी हीलिंग मैजिक नॉलेज की गहराई समझ आएगी, जिससे मैं जान पाऊंगा कि तुम मेरे लैब में काम करने के लायक हो या नहीं। जेनोस की मैजिक सर्कल को देखने के बाद गोल्ड रन को कुछ समझ नहीं आता। सेक्रेटरी पूछता है कि जेनोस की मैजिक सर्कल के बारे में आपका क्या कहना है। गोल्ड रन बताता है कि ये मैजिक सर्कल बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। उसने आज तक ऐसा मैजिक सर्कल कभी देखा ही नहीं। गोल्ड रन यहाँ से जाने लगता है। वो जेनोस से कहता है कि वो कल से उसके लैब में ज्वाइन हो सकता है, यानी जेनोस यहाँ कामयाब हो गया होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गोल्ड रन अपने स्टूडेंट के साथ कहीं जा रहा होता है। क्रेसन आखिर में होता है। वो जेनोस को लाइन में आने को कहता है। जेनोस भी इनके साथ आगे बढ़ता है। क्रेसन जेनोस से कह रहा था कि भाई मेरी वजह से तू यहाँ पर आ पाया है। खैर जेनोस क्रेसन की इन बातों पे ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे सीधा पूछता है कि अभी वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। क्रेसन बताता है कि ये प्रोफेसर गोल्ड रन के जनरल राउंड्स के लिए है। वो पेशेंट से मिलने के लिए ऐसे जाते रहते हैं। आगे लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और गोल्ड रन आगे एक पेशेंट को हील करने के लिए गया होता है। जेनोस क्रेसन से पूछता है कि प्रोफेसर के साथ इतने स्टूडेंट क्यों होते हैं। वो बताता है कि ये बस इंप्रेशन मारने के लिए है। हालांकि प्रोफेसर ज्यादातर अमीर लोगों को ही हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। जेनोस भाई सीधा ही आगे बढ़ता है। वो क्रेसन से कहता है कि उसे देखना है कि प्रोफेसर कैसे हील करते हैं। क्रेसन जेनोस को रोकने की कोशिश करता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। वैसे भी जेनोस का यहाँ पर मोटिव ये है कि उसे गोल्ड रन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, इसलिए वो यहाँ आके देखने लगता है कि प्रोफेसर हीलिंग कैसे करते हैं। एक पेशेंट गोल्ड रन को बताता है कि उसके पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। गोल्ड रन घाव को देखते हुए कहता है इस घाव को ठीक करने के लिए 3 लोग काफी होंगे। हम देखते हैं कि गोल्ड रन ने यहाँ पर 3 स्टूडेंट को बुलाया होता है। वो एक स्पेल को कास्ट करता है और इन्हें 3 स्टूडेंट से कुछ हीलिंग पावर गोल्ड रन के हाथ में आती है और इसके बाद आगे वो इस पेशेंट को हील कर देता है। जेनोस को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। खैर वो वापस लाइन में आ
जाता है और क्रिसन से पूछता है कि गोल्डरन ने जो मल्टीपल हीरो को यूज करके हील किया वो क्या है। क्रिसन उसे बताता है कि वो प्रोफेसर की स्पेशलिटी है, उसे हेल्थ ट्रांसफर मैजिक कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा मैजिक है जो लोगों के बीच के लाइफ फोर्स को ट्रांसफर करके हील करता है। भले ही उस मैजिक को कास्ट करने वाला ज्यादा पावरफुल ना हो, फिर भी ये मैजिक हीलिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड कर देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंजर्ड हो तो कास्ट करने वाला किसी और की लाइफ फोर्स को इंजर्ड व्यक्ति में डाल देता है ताकि उनकी रिकवरी तेजी से हो। और बस यही है हेल्थ ट्रांसफर मैजिक। जितनी ज्यादा वर्स इंजरी होगी उतनी ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत होगी, तो ज्यादा लोग भी चाहिए होते हैं। इससे इंजर्ड पर्सन हिल भी हो जाता है और डोनर्स पे भी ज्यादा बर्डन नहीं होता। ये सब सुनने के बाद जेनोस कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग हीलिंग का तरीका है। और जेनोस ये भी समझ गया होता है कि क्यों प्रोफेसर गोल्डन के फैक्शन में इतने सारे स्टूडेंट हैं। क्रिसन बताता है कि वो तो एक रीजन है ही, लेकिन बड़ा कारण है डायरेक्टर की पोजीशन के लिए होने वाला इलेक्शन। र्यूमर चल रहे हैं कि अभी के डायरेक्टर शैल बार्ड जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, तो गोल्डन नेक्स्ट होने वाले इलेक्शन में अपने वोट्स को सिक्योर कर रहा है। जेनोस या क्रिसन से एफ्रेड के बारे में भी पूछ लेता है। क्रिसन बताता है कि वो प्रोफेसर का फेवरेट स्टूडेंट था, लेकिन अचानक से वो गायब ही हो गया। खैर, या क्रिसन को एफ्रेड कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। जेनोस क्रिसन से पूछता है कि क्या उसे उसके बारे में और कुछ पता है। क्रिसन बताता है कि गोल्डन ने एफ्रेड को अपने डिनर पार्टी में इनवाइट किया था और उसके बाद से ही वो गायब हो गया। जेनोस पूछता है कि भाई ये डिनर पार्टी क्या है। क्रिसन बताता है कि प्रोफेसर ऐसे ही अपनी डिनर पार्टी रख देते हैं और अपने पसंदीदा स्टूडेंट को वो उसमें इनवाइट करते हैं। जो भी स्टूडेंट डिनर पार्टी के लिए इनवाइट होता है उसका मतलब यह है कि उसका फ्यूचर सेट है। क्रिसन भी उस पार्टी में इनवाइट होने के लिए तरस रहा है। जेनोस ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ बेकर को बता देता है। जेनोस कहता है कि चलो भाई, मेरा काम अब यहाँ पर हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन बेकर उसे रोकता है। वो कहता है कि जेनोस ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है वो बढ़िया है, फिर भी इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बेकर अब जेनोस से कहता है कि उसे गोल्डन का फेवरेट स्टूडेंट बनना होगा ताकि जेनोस उसके डिनर पार्टी में जा सके और इनको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन या एविडेंस मिल पाए। जेनोस बेकर की बात मान ही ले, इसके लिए बेकर उसे कहता है कि वो उसे एक्स्ट्रा पे करेगा। साथ ही जेनोस के अंडरग्राउंड ऑपरेशन में कोई भी इंटरप्ट नहीं होगा। जेनोस भाई ऑफर को मान ही लेता है, लेकिन वो बेकर से ये भी कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद उसे उसके टीचर के बारे में भी बताना पड़ेगा। बेकर मान जाता है। तभी बेकर गलती से यहाँ पर कुछ कॉइन्स को गिरा देता है और जेनोस से कहता है, जेनोस मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ फर्श पे कई सारे कॉइन्स गिरे हैं। मेरा मन ये है कि मैं इनको उठाऊं, लेकिन रिसर्च और मीटिंग की वजह से मेरे पास टाइम नहीं रहता। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो सबसे पहले कौन से कॉइन को उठाते? क्या तुम यकीन करते हो कि सबकी जिंदगी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए? जेनोस कुछ एक्शन कर पाता या जवाब दे पाता उससे पहले ही यहाँ पर उमीन आ जाती है। जेनोस तुम भी यहीं पर हो? क्या मैं बीच में तो नहीं आ गई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों तो बस ऐसे ही चैटिंग कर रहे थे। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। इसके बाद हमें रात को जेनोस के घर में दिखाया जाता है जहाँ लिंगा ताला तोड़ रही होती है। वो दरवाजे को ओपन करके अंदर आ जाती है और तभी लिंगा पे अटैक होता है और ये कोई और नहीं बल्कि जोफिया होती है। एक दूसरे को देख के दोनों ही हैरान हो जाती है। साथ ही दोनों एक दूसरे के हाथ में सफाई का सामान देख के समझ जाती है कि वो यहाँ साफ सफाई करने के लिए आई है। तभी दरवाजा टूट जाता है और हम देखते हैं कि लोए भी यहाँ पर आ जाती है और ये भी यहाँ पर सफाई करने के लिए आई होती है। लेकिन लोए देखते हैं कि उससे पहले ही जोफिया और लिंगा यहाँ पर आ चुकी है। साथ ही लिंगा कहती है कि तुमने दरवाजे को तोड़ के काम को और ज्यादा बढ़ा दिया है बेवकूफ। खैर आगे हम देखते हैं कि ये सभी क्लीनिंग कर रही होती है। इनकी क्लीनिंग हो जाती है जब इन दोनों ने तो बहुत अच्छी क्लीनिंग कर दी होती है, लेकिन लोए बताती है कि मैंने दरवाजे को फिक्स कर दिया। ये सुनते ही ये दोनों से कहती है कि डफोर, इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। अगले दिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिसन को गोल्डन के कुत्ते को संभालने का काम मिला होता है। इसका नाम मिल्क है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस बात को बहुत ही गर्व से जेनोस को बता रहा होता है। जेनोस भाई हैरान था कि प्रोफेसर के लैब में क्रिसन को ऐसे फालतू काम करने पड़ते हैं। आगे क्रिसन जेनोस को बताता है कि प्रोफेसर गोल्डन की अभी 7 मेजर नोबेल में से एक नोबेल के साथ मीटिंग चल रही है। क्रिसन भी उस मीटिंग का हिस्सा हो सकता है अगर वो फैक्शन में आगे बढ़ता है। क्रिसन यहाँ पर बस प्रमोशन का वेट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो अपर क्रस्ट का हिस्सा बन जाता है उसे अच्छा फूड, अच्छी लड़कियां, ये सब मिल जाएगा। मतलब ये है कि क्रिसन को एक्चुअली में एक लग्जरी लाइफ चाहिए होती है और बस यही कारण है जिसकी वजह से क्रिसन एक अच्छा हीलर बनने का हार्ड ट्राई कर रहा है। पर क्रिसन की बात सुनने के बाद जेनोस उसे कहता है, मुझे लगा था कि हीलर होना इसका मतलब ये है कि लोगों को हील करे। हाँ ऐसा हो सकता है, मेरा मतलब एक समय पर मैं भी ऐसा ही सोचता था, किसी की जिंदगी बचाना या बुरे से बुरे बीमारी को क्योर करना यही एक हीलर का काम है। पर हीलिंग मैजिक सबसे पावरफुल नहीं है। इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिसका कुछ किया ही नहीं जा सकता। तुम्हें पता है आज की डेट में सबसे जरूरी तो मनी और पावर ही है। तभी इनके सामने एक बोन्स नाम का पियक्कड़ आदमी आता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये बंदा गोल्डन को कुछ खास पसंद नहीं करता।
मिल्क को देखने के बाद भी वो उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है और वो क्रेसन को भी ये कह रहा होता है कि गोल्डरन के ऐसे फालतू काम करने से वो गोल्डरन की नजर में कभी भी नहीं आने वाला। खैर क्रेसन यहाँ बोन्स को जरा धीरे बोलने को कहता है कि कहीं प्रोफेसर सुन न ले। बोन्स यहाँ से चला जाता है। जेनोस के क्रेसन को पूछने के बाद उसे पता चलता है कि बोन्स ये प्रोफेसर का पहला सेक्रेटरी है। ये सुनने के बाद जेनोस हैरान हो जाता है। क्रेसन आगे बताता है कि शायद से बोन्स गोल्डरन के पुराने फ्रेंड हो सकते हैं। वो कोई काम नहीं करते, बस दिन भर ऐसे ही नशे में रहते हैं। तब यहाँ पर बोन्स को पता नहीं क्या मस्ती आती है। वो अपने बोतल को मिल्क के पास फेंक देता है जिससे वो डर जाती है और भागने लगती है। क्रेसन तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो देखता है कि मिल्क एक कैरेज से टकरा चुकी है। क्रेसन तुरंत ही आंखें उसे हिल करने लगता है। वो अपने हाई हील स्पेल को यूज करता है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा होता। जेनोस कहता है कि चिंता करने की क्या जरूरत है, उसकी ब्लीडिंग तो ऑलरेडी रुक चुकी है, वो मरेगी नहीं। लेकिन क्रेसन बताता है कि गोल्डरन को मिल्क बहुत ही ज्यादा पसंद है। मिल्क के बॉडी पे ऐसे स्कार वो देखेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्रेसन को लग रहा होता है कि भाई उसका काम तो अब तमाम हो चुका है। जेनोस आगे बढ़ के मिल्क को हील करने लगता है। क्रेसन को लग रहा होता है कि भाई भले ही जेनोस बहुत ही पावरफुल हीलर है पर वो कहाँ स्किन को रीजनरेट कर पाएगा। जेनोस की हीलिंग के बाद क्रेसन हैरान हो जाता है क्योंकि मिल्क पूरी तरीके से पहले जैसी हो गई होती है। उसके बॉडी पे एक भी स्कार नहीं होता। जेनोस बताता है कि उसने पपी को पूरी तरीके से हील तो कर दिया है लेकिन फिर भी आज के लिए उसे आराम करने देना चाहिए। वो मिल्क को उठा के ले जा रहा होता है। या क्रेसन हद से ज्यादा हैरान था कि जेनोस इस तरह के भी हीलिंग मैजिक को यूज कर सकता है। आगे शाम को उमिन यहाँ जेनोस से मिलने के लिए आई होती है। वो जेनोस से कहती है कि उसे उसके साथ कुछ बात करनी है। ये दोनों थोड़ा वॉक करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उमिन यहाँ जेनोस से माफी मांग रही होती है। हाँ, पर ये किस लिए? अगर मैं खुद कैपेबल होती तो मुझे प्रोफेसर गोल्डरन का अटेंशन मिलता और तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तुम्हारे लिए गिल्टी फील हुआ और क्या बस इसलिए तुमने मुझे यहाँ तक चलने को कहा? हाँ, मुझे पता है मेरी माफी से ज्यादा कुछ होगा नहीं लेकिन फिर भी मैं चिंता मत करो, इस काम के लिए बेकर मुझे पेमेंट दे रहा है तो सब कुछ ठीक ही है। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ ये है, पर वैसे मेरे जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ रॉयल हॉस्पिटल में आने देने का कभी मौका नहीं मिलता तो इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार ही हूँ। साथ ही यह मुझे अपने टीचर के बारे में जानने को मिलेगा। यह मुझे बहुत कुछ मिला है तो सच में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना। वैसे तुम्हारे टीचर किस प्रकार के थे? सच कहूँ तो मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कैसे थे। वो थोड़े अजीब ही थे पर उन्होंने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और बाहरी दुनिया के बारे में भी उन्होंने ही बताया। डिसीजेस, इंजरीज और मैजिक, उन्होंने इन सब के बारे में मुझे बहुत कुछ सिखाया। सीधी शब्दों में कहा जाए तो मेरी पूरी जिंदगी उनके एहसानों से है। ये तो मेरे और डॉक्टर बेकर जैसा ही लग रहा है। डॉक्टर बेकर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। डॉक्टर बेकर ने अपनी पूरी डेडिकेशन अपनी गर्लफ्रेंड के डेथ के कॉज पे लगा दी। वैसे तुम बेकर को कैसे जानती हो? हाँ, क्या मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया नहीं? डॉक्टर बेकर मेरे मॉम के छोटे भाई है, यानी वो मेरे मामा है। लेकिन रिसर्च या मैजिक में मैं उनकी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई। वैसे तुम किस प्रकार की रिसर्च कर रहे हो? सिंपली बताओ तो मेडिकल का स्टोरेज लाइफ, उनका टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है और उनको कैसे स्टोर किया जाए। हाँ, ये काफी बोरिंग है। हाँ, ये काफी बोर लग रहा है लेकिन अक्सर जिंदगी में बोरिंग चीजें ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये कुछ ऐसी बात है जो मेरे टीचर ने मुझसे कही थी। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी और तुमने मुझे चीयर अप कर दिया। तब यहाँ पर हमें कार्मिला का आवाज सुनाई देता है जो कि कह रहे होते हैं कि लगता है जेनोस की वाइफ कैंडिडेट में एक और लड़की जुड़ गई है। उमिन यहाँ परेशान हो जाती कि भाई ये आवाज कहाँ से आई। जेनोस से चिंता ना करने को कहता है। आगे लोग वापस आ रहे होते हैं तभी क्रेसन यहाँ जेनोस के पास आ जाता है और उसे कह रहा होता है कि भाई मेरी हेल्प कर दे भाई। हाँ, क्या हो गया? भाई मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ यार, मेरी हेल्प कर दे प्लीज। आगे हमें गोल्डरन को दिखाया जाता है जो कि सेवन नोबेल फैमिली में से एक लॉर्ड फेनल के साथ मीटिंग करके आया होता है। हम देखते हैं कि गोल्डरन यहाँ फेनल के साथ हुई मीटिंग से थोड़ा परेशान था। हमें देखने मिलता है कि फेनल के साथ मीटिंग में फेनल ने गोल्डरन को ये बताया होता है कि एक हफ्ते पहले से उसकी बेटी के चेहरे पे एक स्कार आ गया है। फेनल को लगा था कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा पर स्कार बढ़ता ही गया। गोल्डरन बताता है कि शायद से फेनल की बेटी को ऑड फेस हुआ होगा। फेनल कहता है कि क्या गोल्डरन ऑड फेस के लिए कुछ कर सकता है? वैसे भी फेनल के गोल्डरन पे कई सारे एहसान होते हैं तो फेनल को यह यकीन था कि गोल्डरन उसकी बेटी को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और यह गोल्डरन अभी इसी बात से परेशान होता है कि ऑड फेस को कैसे ठीक किया जाए। वैसे ये ऑड फेस कोई घातक बीमारी नहीं है जिससे जान चली जाए, लेकिन गोल्डरन को फेनल से पता चला है कि मार्क काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इससे गोल्डरन समझ चुका होता है कि ऑड फेस उसकी बेटी की डीप रूट तक पहुंच चुका होगा और सभी रूट को कट किया जाए तो चेहरे पे एक स्कार रह जाएगा। गोल्डरन अपने कई सारे डोनर का यूज करके, ट्रांसफर हीलिंग मैजिक का यूज करके फेनल की बेटी की चेहरे को फिर से पूरी तरीके से रीजेनरेट भी कर सकता है। लेकिन फेनल की बेटी ने ये सब करने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग उसके चेहरे को देखें। वो चाहती है कि बस एक
या 2 ही असिस्टेंट गोल्डन के साथ आए और बस इसी वजह से गोल्डन यहाँ पर अभी चिंता में होता है। ऑलरेडी फेनल ने गोल्डन के लिए बहुत कुछ किया होता है, तो उसे चाहे कुछ भी हो जाए ये काम करना ही पड़ेगा। खैर गोल्डन इस सब चिंता छोड़ के अपनी मिल्क से मिलने का सोचता है। तभी बाहर बोन्स से बताता है कि उसके मिल्क का कैर से टकरा के एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनने के बाद गोल्डन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोन्स से पूछता है कि कहीं इसके पीछे तुम तो नहीं, लेकिन बोन्स कहता है कि उसके डॉग सिटर ने उसके पपी को हील कर दिया है, तो अभी वो ठीक है। गोल्डन यहाँ मिल्क के पास आ जाता है। उसे परफेक्टली ठीक देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ आते समय उसने असिस्टेंट से पूछा था कि बोन्स ने जो कहा वो सब कुछ सही तो है ना, और उसे पता चलता है कि हाँ मिल्क का काफी घातक एक्सीडेंट हुआ था। गोल्डन यहाँ पूरी तरीके से हैरान था कि कोई ऐसा हीलर है जिसने मिल्क को ऐसे हील कर दिया है कि उसकी बॉडी पे एक स्कार का निशान तक नहीं है। इसके बाद हमें वही क्रेसन को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि क्यों जेनोस से वो हेल्प मांग रहा होता है। आगे ये लोग घर में आ जाते हैं। गोल्डन को लग रहा होता है कि भाई क्रेसन वो है जिसने उसके मिल्क को हील कर दिया है। यहाँ क्रेसन जेनोस को बताता है कि उसे 7 नोबल फैमिलीज में से एक लॉर्ड फेनल की बेटी के ऑड फेस को ठीक करने के लिए बुलाया है। उसका ऑड फेस ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और डीप रूट्स तक पहुंच चुका है। क्रेसन जेनोस से कहता है कि बड़े भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जेनोस से कहता है कि यार मैं तेरा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ। तभी लिली यहाँ पर चाय लेके आती है। क्रेसन पूछता है कि ये कौन है। उमिन बताती है कि वो जेनोस की छोटी बहन है। क्रेसन कहता है कि अगर वो मेरे बड़े भाई की बहन है तो मेरी भी बहन है, लेकिन लिली सीधा क्रेसन से कहती है कि उसे क्रेसन जैसा बकवास भाई नहीं चाहिए। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों फेनल के घर में आए होते हैं। हमें पता चलता है कि फेनल ने गोल्डन को तुरंत ही बुलाया होता है क्योंकि उसकी बेटी की कंडीशन और भी ज्यादा बढ़ गई होती है। हालांकि वो फिर भी सर्जरी करने से मना ही कर रही होती है। उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर दिया होता है। फेनल को यहाँ पर पूरा यकीन था कि गोल्डन उसकी बेटी का इलाज कर ही देंगे, वो भी बिना किसी स्कार को छोड़ के। ये सुनने के बाद गोल्डन पैनिक हो जाता है। खैर आगे सभी चार्लोट के कमरे के पास आते हैं। फेनल चार्लोट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि प्रोफेसर गोल्डन उसकी सर्जरी कर देंगे और वो पहले जैसी परफेक्ट हो जाएगी। चार्लेट यहाँ दरवाजे के सामने आती है और वो कहती है कि आपने मेरे बर्थडे पर भी प्रॉमिस किया था कि मुझे फायरफॉक्स के फर मिलेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनने के बाद फेनल चुप हो जाता है। आगे गोल्डन भी उसे समझाने की कोशिश करता है पर चार्लेट मना कर देती है। फिर क्रेसन सामने आता है। चार्लेट उसे पूछती है कि तुम कौन हो। हाँ, क्रेसन बताता है कि वो गोल्डन का असिस्टेंट है। ये सुनने के बाद वो क्रेसन से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे नौकर की मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत कैसी हुई, मेरे सामने से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद बेचारा क्रेसन मुंह लटका के वापस आ जाता है। गोल्डन इशारा करता है कि जेनोस अब तुम्हारी बारी है। जेनोस भी आगे आता है। वो चार्लोट को बताता है कि वो दूसरा असिस्टेंट है। चार्लोट जेनोस को भी सुनाने जा रही होती है। तभी जेनोस उससे कहता है कि अगर आपको सर्जरी नहीं करनी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने फेस के पास नाइफ आ जाए, इससे कोई भी डरेगा और वो और फेस की ग्रोथ आपको खत्म नहीं करेगी। जबरदस्ती सर्जरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन आगे चल के उस मार्क की वजह से आपका चेहरा एक ओल्ड लेडी की तरह दिखाई देगा। इससे कुछ लोग आपके तरह तरह के नाम रखेंगे। मुझे तो बस इतना ही कहना है। जेनोस की बात सुनने के बाद गोल्डन तो हैरानी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्लेट दरवाजे को खोलती है। आगे हम देखते हैं कि चार्लेट इनसे गारंटी मांग रही होती है कि सर्जरी के बाद उसके चेहरे पे कोई भी स्कार न रहे। ये सुनने के बाद गोल्डन थोड़ा सा पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि स्कार रहेगा। गोल्डन से कोई भी रिप्लाई ना आने की वजह से चार्लोट भाग के बालकनी में आ जाती है। गोल्डन जेनोस को कहता है कि उसके पास जाए। जेनोस यहाँ चार्लेट के पास आता है। यहाँ पर काफी सारे बर्ड्स होते हैं, लेकिन जेनोस नोटिस करता है कि इनमें से एक बर्ड इंजर्ड है। चार्लेट बताती है कि मुझे वो कल रात गार्डन में मिला था, अभी वो उड़ नहीं सकता, बिल्कुल मेरी ही तरह। मैं भी अभी कभी डांस नहीं कर पाऊंगी। क्या आप अपनी बीमारी से ठीक होना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कोई भी स्कार नहीं चाहती। अब मुझसे ऐसे बार बार बात करना बंद करो। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, तभी वो बर्ड उड़ने लगता है। एक पेशेंट, आप एक पेशेंट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रॉयलिटी, नोबिलिटी या कोई सिविलियन हो। पेशेंट को हिल करना मेरा बस यही काम है। आप भी फिर से डांस करना चाहती हो राइट, जैसे ये पंछी उड़ पाया। क्या सच में मैं फिर से? हाँ बिल्कुल। आगे हम देखते हैं कि चार्लेट सर्जरी के लिए रेडी हो गई होती है। डॉक्टर बेकर ने बनाई हुई दवाई से चार्लेट को सुला दिया गया होता है। अब गोल्डन को यह पता होता है कि उसके डॉग को क्रेसन ने ठीक किया है, तो वो चार्लेट की सर्जरी भी उसे ही करने को कहता है। यह जेनोस को पता चलता है कि इंसेशन करने के लिए ये इन टूल्स का यूज करते हैं। क्रेसन भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी भी सर्जरी नहीं की होती। जेनोस उसे बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें धीरे धीरे सारी जानकारी देता रहूंगा। ये सुनने के बाद क्रेसन भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। खैर वो जेनोस को थैंक्स कहता है। आगे हम देखते हैं कि जेनोस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके क्रेसन बढ़िया से सर्जरी कर देता है। गोल्डन भी क्रेसन से इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन तभी आगे क्रेसन बताता है कि और फेस की रूट चार्लेट के नर्व से जुड़ चुकी है। अगर पूरे तरीके से और फेस को रिमूव करना है तो चार्लेट के नर्व्स को भी कट करना पड़ेगा। लेकिन गोल्डन
ये करने से रोक देता है, क्योंकि ऐसा करने से चार्लेट का अपीयरेंस पूरी तरीके से ही बदल जाएगा। नर्व्स को रिपेयर करना ये गोल्ड रन के लिए भी हार्ड होता है, लेकिन क्रेसन कहता है कि अगर वो किसी भी रूट को छोड़ देता है तो और फेस फिर से ग्रो हो जाएगा। गोल्डन को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन अभी उसकी पहली प्रायोरिटी ये है कि और फेस को कम्प्लीटली रिमूव किया जाए। तो गोल्डन कहता है कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, नर्व्स को कट कर दो। आपको पूरा यकीन तो है ना, ऐसा करने से इनका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। रूट्स को छोड़ देना, इससे भी इनके लिए फ्यूचर में दिक्कत होगी। बेस्ट चॉइस ये है कि हम डैमेज को मिनिमाइज कर दें। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्डन एक गंदी चाल चलता है। वो क्रेसन के हाथ को पकड़ के चार्लोट के नर्व्स को काट देता है और उसे पे ही चिल्लाने लगता है कि ये तुमने क्या कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुन के फेनल पूछता है कि क्या हुआ। गोल्डन बताता है कि मेरे असिस्टेंट ने मेरे ऑर्डर को इग्नोर किया और चार्लोट के नर्व्स को कट कर दिया। मैंने उसे कहा था कि ऐसा मत करो। क्रेसन भाई यहाँ पर हद से ज्यादा पैनिक हो जाता है। फेनल पूछता है कि क्या ये बड़ी प्रॉब्लम है। गोल्डन बताता है कि हाँ, ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है और सारा फॉल्ट उसके असिस्टेंट का है। अभी वो चार्लोट को कल रॉयल हॉस्पिटल में ले जाके वहाँ अपने ट्रांसफर मैजिक से उसे हील कर देगा। इससे चार्लोट पूरी तरीके से रिस्टोर तो नहीं होगी, पर वो अभी की स्टेट से बेटर होगी। लेकिन तभी जेनस कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चार्लोट बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसने जेनस पे भरोसा करके इस सर्जरी के लिए मान लिया। जेनस भाई ऐसे ही उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता था। आगे हम देखते हैं कि जेनस चार्लोट की सर्जरी करने लगता है। ये देखने के बाद ये दोनों ही हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि चार्लोट उठ जाती है और अपने आप को मिरर में देखती है कि उसकी सर्जरी पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो गई है। फेनल बताता है कि गोल्डन ने उसकी सर्जरी पूरी तरीके से ठीक कर दी है। आने वाले इलेक्शन में वो गोल्डन की हेल्प करने का सोचता है, लेकिन तभी चार्लोट को फील होता है कि जेनोस ने उसे हील किया था। वो तुरंत पूछती कि उसका नाम क्या था, जिसके मैनर्स कुछ अच्छे नहीं थे। तब यहाँ का एक स्टाफ बताता है कि उसका नाम जेनो था। इसके बाद हमें इन तीनों को दिखाया जाता है। जेनोस ने डॉक्टर बेकर को बता दिया होता है कि उसे जो सर्जरी का काम मिला था वो परफेक्टली हो गया। बेकर आशा कर रहा होता है कि जेनोस के इस काम से गोल्डन का अब उस पर ज्यादा ध्यान आए। तभी क्रेसन यहाँ पर बहुत ही तेजी से आता है और वह कहता है कि बड़े भैया, प्रोफेसर ने मुझे और आपको उनकी डिनर पार्टी में इनवाइट किया है। ये सुनने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे क्रेसन बताता है कि बड़े भैया, पार्टी इवनिंग में है तो रेडी रहना। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। डॉक्टर बेकर जेनस को कांग्रेचुलेशंस करता है। वो बताता है कि आज तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसे इतनी जल्दी गोल्डन ने अपने डिनर पार्टी में इनवाइट किया है। तुम्हारा काम अब लगभग खत्म होने को ही आया है।